ETL। हमने प्रीवियसली डाटा मॉडलिंग को देखा, ठीक है, और डाटा के जो डिफरेंट डाटा के ऊपर ओलैप के ऊपर जो ऑपरेशंस थे उनको परफॉर्म करके उनके ऊपर जो है ना काम किया। पूरा एक स्टार स्कीमा हमने स्नोफ्लेक स्कीमा और स्टार स्कीमा पढ़ा, और स्टार स्कीमा हमने डिज़ाइन भी किया था। सो टुडेज सेशन वी आर गोना डिस्कस ETL और ELT का जो डिफरेंस है, एक तो वो हम डिस्कस करेंगे, and the second thing SSIS as an ETL tool. So in previous lecture I told you that you have to install SSIS, SQL Server Management, SQL Server Management Studio or SQL Server Database Engine. So I think you guys are ready uh, to run with this session to cope up this session's requirements. So let's start today's session. बेसिकली मैंने SQL सर्वर डाटा टूल्स इंस्टॉल किए हैं और ये कुछ इस तरह का कोई इन्वायरमेंट होता है। लेट्स सी, आई एम गोना स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच। जब आप SQL सर्वर डाटा टूल्स इंस्टॉल करते हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइज आर आई एम सपोजिंग मोस्ट ऑफ यू गाइज आर रेडी विद दिस। स्क्रीन प्रेजेंट कर दें। जब स्क्रीन विजिबल हो जाए तो मुझे बताइएगा। Yes, visible now. ओके, एवरीवन काइंडली मार्क योर अटेंडेंस। ये आपकी जो अटेंडेंस है मैंने लिंक आपको फॉरवर्ड किया है, जो आपकी अटेंडेंस है काइंडली अटेंडेंस मार्क कर दें। तो जो आज का हमारा सेशन है उसमें हम देखेंगे कि ETL और ELT में क्या डिफरेंस होता है, और सेकेंडली हम SSIS एज एन ETL टूल उसको हम देखेंगे, उसके बेसिक कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। आई हैव इंस्टॉल्ड SQL सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज। सो हेयर वी हैव, आप लोगों के जो पीसीज हैं आप इनको जो है ना विदाउट एडमिनिस्ट्रेटर इसको कर सकते हैं। मेरी कोई लिमिटेशन है जिस वजह से मैंने इसको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है, तो आप लोग इसको ऐसे ही इंस्टॉल उसको कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ द इन्वायरमेंट। इस तरह का कुछ इन्वायरमेंट है, ये आपको जब स्टार्ट में दिखता है तो इस तरह से आपको ये विजुअल स्टूडियो का आइकन इसके ऊपर है, और इस तरह का इन्वायरमेंट आपको जो है ना वो विजिबल होता है। हम जाते हैं इसमें न्यू फाइल में हम प्रोजेक्ट करेंगे, और प्रोजेक्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मैंने इसमें SSIS, SSRS और SSAS ये तीनों जो है ना सर्वर इंस्टॉल किए थे। तीनों टाइप की जो है ना इसमें इंस्टॉलेशन की थी। तो आपके पास जो है ना यहाँ पे टेम्पलेट्स में भी एनालिसिस सर्विसेज, इंटीग्रेशन सर्विसेज और रिपोर्टिंग सर्विसेज तीनों चीज़ें आ रही हैं। तो हमने इंटीग्रेशन सर्विसेज सेलेक्ट करना है, और इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट का नेम देना है। लेट्स से आप यहाँ से इसकी डायरेक्टरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको आपने एग्जैक्टली कहाँ पे रखना है ब्राउज करके। लेट्स से आई एम गोना पेस्ट इट इन डाउनलोड्स। ओके करेंगे तो ये आपको इंटीग्रेशन का एक जो है एक नया प्रोजेक्ट आपको ओपन कर देगा। अच्छा, इसका इंटरफेस आपके सामने यहाँ पे हमारे पास SSIS टूल बार की एक विंडो है, एक पेन है, और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पेन है, और वी कैन ड्रॉप दिस। यहाँ पे हमारे पास ये प्रोजेक्ट नेम आ गया। प्रोजेक्ट के पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये पैरामीटर्स का जो है ना टैब है। जब हम पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं तो वो इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे सेव होते हैं। कनेक्शन मैनेजर्स हैं हमारे पास, जब हम कनेक्शन बनाएंगे तो फिर उसमें जो कनेक्शन मैनेजर्स हैं वो यहाँ पे सेव होते हैं। SSIS पैकेजेस में आप यहाँ पे मल्टीपल पैकेजेस डिफाइन कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल फ्लो डिफरेंट है और मिसलिनियस का फोल्डर है, मल्टीपल फोल्डर्स है। अच्छा, एसएसआईएस को डिस्कस करने से पहले जो हम मेन चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ईटीएल और ईएलटी में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली ईटीएल जो है ना, जैसे कि आपको इसके नाम से मालूम हो जाएगा कि ईटीएल एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, यानी हम डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं सोर्सेज से, जो भी सोर्सेज हैं, वो एक्सेल फाइल्स हो सकती हैं, वो हमारी कोई सीक्वल हो सकता है, वो हमारा कोई ओरेकल हो सकता है, वो हमारा कोई ईआरपी सिस्टम का कोई डीबी हो सकता है, ठीक है, कोई कैंडेला का हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से डाटा, वो हमारे सारे डाटा सोर्सेज हैं, कोई फ्लैट फाइल सिस्टम है, वहाँ से जब हम डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर अपने जो वेयर हाउस है उसमें लोड कर देते हैं, जो हमारा डेस्टिनेशन बनता है। तो इस प्रोसेस को एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, इस प्रोसेस को कहते हैं ईटीएल। इसका एक और पैरेलल प्रोसेस होता है, वो होता है ईएलटी, एक्सट्रैक्ट, लोड एंड ट्रांसफॉर्म, कि एज इट इज डाटा एक्सट्रैक्ट करो, उसको किसी रिलेशनल डाटाबेस के ऊपर लोड कर दो और फिर उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करते रहो। मींस कि आपने जो भी ट्रांसफॉर्मे, आपके पास एक स्टेजिंग एरिया बन जाएगा और एक आपका वेयर हाउस का, यानी आपके स्टेजिंग के टेबल्स भी वहीं पे एग्जिस्ट करते होंगे और आपके वेयर हाउस का डाटा जो है, जो एक्चुअल वेयर हाउस का, यानी OLTP एज इट इज, जो आपका सोर्स OLTP था या कोई और फाइल सिस्टम था, वहां से आपने डाटा उठाया, एज इट इज डाल दिया उसको रिलेशनल डीबी के ऊपर टेबुलर स्ट्रक्चर में, ठीक है। और फिर उस डाटा को उठा के उसके ऊपर ज्वाइंस लगा के उसके ऊपर एग्रीगेशन अप्लाई करके आपने क्या करते रहे, ट्रांसफॉर्मेशन करते करते रहे, चाहे वो आपने स्टोर प्रोसीजर लिख के किए हों, चाहे आपने SSIS को यूज करके किए हों, या कोई आपने एक्स्ट्रा कोई और टूल यूज किया हुआ हो। तो एक्सट्रैक्ट, लोड एंड ट्रांसफॉर्म, दो प्रैक्टिसेस यूज होती हैं, दो डिफरेंट पैरेलल सिस्टम्स हैं, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो ETL बेसिकली, जो SSIS बेसिकली है, ये एक ETL टूल है, यानी एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, लेकिन आप इसको एज फार इसको आप एज ए ELT भी यूज कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एज ए ETL टूल ही यूज करें, लेकिन ये बेसिकली है ETL टूल। आप इसको ELT के पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं, सोर्सेज से डाटा उठाएं, सिंपली इसको डेस्टिनेशन पे मूव कर दें, देन उसके ऊपर आप पैकेजेस लिखें और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो करते रहें। तो हमारे पास जब हम इसका इन्वायरमेंट जब ओपन करते हैं SSDT, SQL सर्वर डाटा टूल्स का, तो वो कुछ इस तरह से आता है। इसमें हमारे पास कंट्रोल फ्लो का एक टैब है जिसमें हम डिफरेंट कंट्रोल्स डिफाइन करते हैं। कंट्रोल्स आप समझ सकते हैं कि कंटेनर्स होते हैं, अपर कंटेनर्स होते हैं, जिसमें आप फर्दर अपने जो है ना पैकेजेस की जो फर्दर डाटा ट्रांसफॉर्मेशंस की जो टास्क्स हैं वो आप बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक ETL परफॉर्म करनी है, एक डाटा मार्ट का आपने एक वेयर हाउस बनाना है, तो उसके लिए आप 4 जो है ना कंट्रोल फ्लो यूज करते हैं, ठीक है। कंट्रोल फ्लो कंपोनेंट यूज करते हैं जो कि इस कंट्रोल फ्लो टैब के अंदर आपको दिखते हैं। डाटा फ्लो जो है ना, डाटा फ्लो उस कंट्रोल फ्लो के अंदर, यानी ये कंटेनर के अंदर, समझ ले कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर फिर फर्दर कंपोनेंट्स हैं डाटा ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, तो उनको वो डाटा फ्लो में दिखाई देते हैं, ठीक है। अभी हम करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा। पैरामीटर्स है कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई आपने पैरामीटर्स डिफाइन करने, लेट से आपने कोई फाइल उठानी है, वो उसका आपने URL सेव किया हुआ है, बेस URL सेव किया हुआ, किसी फोल्डर से उठा रहे हैं और उसके ऊपर लूप चला रहे हैं, और वन बाय वन उसके अंदर एक्सेल फाइल्स पड़ी हैं, वो सारी की सारी आप उठा रहे हैं, ठीक है। वो उठाते हैं, उस फाइल को उठा के उसको ट्रांसफॉर्म करके लोड कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1000 फाइल्स पड़ी हुई एक फोल्डर के अंदर, उसको जो बेस URL है वो आपने एक पैरामीटर में स्टोर कर लिया और उसी पैरामीटर को आपने एज ए उसका पाथ दे दिया कंपोनेंट को, तो वो आप उठाते रहते हैं। तो हम ये आगे चल के इन चीज़ों को सबको देखेंगे। इवेंट हैंडलर होते हैं और पैकेज एक्सप्लोरेशन बेसिकली ये होता है कि जब आप पैकेज रन करते हैं तो उसमें कोई अगर एरर वगैरह या कोई चीज़ आती है तो वो यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर टैब के अंदर डिस्प्ले होती है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये थोड़ी सी जी हेल्प जी। कर। ये जो विजुअल स्टूडियो है मैंने जो इंस्टॉल किया है, इसमें तो ये जो आपके पास आ रहा है लेफ्ट साइड पे SSIS टूल बॉक्स, ये मेरे पास नहीं आ रहा। अच्छा, ये इसका मैं आपको बता देता हूँ। SSIS टूल बॉक्स जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास नहीं आ रहा तो आप जाएंगे SSIS टैब में, ऊपर यहाँ पे ये जो मेन्यू आइटम्स है, इसके अंदर जाके आपको यहाँ पे नीचे SSIS टूल बॉक्स दिख रहा होगा। जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसको डॉक कर लें यहाँ पे, ठीक है।
ठीक। ये टूल्स में भी नहीं आ रहा सर। टूल्स में भी नहीं आ रहा। चेक करें, आपकी इंस्टॉलेशन में कोई इशू हो सकता है। ठीक है, टूल्स में भी नहीं आ रहा। कोई इंस्टॉलेशन में कोई इशू हो सकता है। आपका प्रोजेक्ट SSIS इंटीग्रेशन सर्विसेज का बन गया? प्रोजेक्ट तो डेटाबेस प्रोजेक्ट 1 राइट साइड पे प्रॉपर्टीज आ रही हैं उसकी। यानी उसको चेक करें, उसमें कोई इशू होगा। हम यहाँ पे अभी क्योंकि चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो अभी हम इन इश्यूज़ को फॉलो नहीं कर सकते। इन इश्यूज़ को आप थोड़ा इस पे लेक्चर पे थोड़ा ध्यान दे लें, बाद में हम इसको देख लेंगे कि कोई अगर इशू है तो चलें ठीक। उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें जो अब हमारे पास ये, अब हम कंट्रोल फ्लो टैब के अंदर हैं। ठीक है, और हमारे पास जो डिफरेंट कंट्रोल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। हमारे पास डाटा फ्लो टास्क होते हैं। ठीक है, डिफरेंट किस्म के टास्क होते हैं। हर कंट्रोल एक डिफरेंट किस्म का टास्क है। कंट्रोल समझ लें एक कंटेनर है, और ये डिफरेंट किस्म के टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उन कंपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम डाटा फ्लो टास्क करेंगे तो इसके जो सब कंपोनेंट्स हैं वो हमें उस डाटा फ्लो टास्क के अंदर जाके हमें विजिबल होंगे। वो हम ड्रैग ड्रॉप करके उनकी कॉन्फ़िगरेशंस करके उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब एक्सट्रैक्ट मींस ये सारा, ये हम SSIS को पढ़ रहे हैं। ठीक है, SSIS मैंने आपको बताया एज एन ETL टूल हम पढ़ रहे हैं। हम ELT टूल नहीं पढ़ रहे। ELT का सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है। ठीक है, और ये भी बताया गया कि आप SSIS को ही एज ए ELT यूज कर सकते हैं, लेकिन हम SSIS एज ए ETL टूल पढ़ रहे हैं क्योंकि इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ETLs। तो इसलिए हम इसको एज ए ETL टूल ही पढ़ रहे हैं। तो डाटा फ्लो टास्क है, इसमें एग्जीक्यूट SQL टास्क है, ये दो हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बाकी इसमें एनालिसिस सर्विसेज, प्रोसेसिंग है, बल्स इंसर्ट टास्क है। ये डिफरेंट किस्म के इसमें कुछ कंटेनर्स हैं, फॉर लूप कंटेनर्स है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स पड़ी हुई हैं जिनको आपने लूप करके निकालना है और हर एक फाइल को प्रोसेस करना है। FTP के ऊपर पड़ी हो सकती है, वो किसी भी जगह पड़ी हो सकती है। तो आप ये फॉर लूप कंटेनर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर फिर आप अपने पैकेजेस, एक पैकेज डिजाइन करेंगे स्टैंडर्ड, जो कि सेम तरह के कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होगा। हर दफ़ा वो एक फाइल उठाएगा, एक नई फाइल उठाएगा, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा डाटा को और उसको डंप करा देगा। फिर जब दोबारा लूप चलेगी तो वह अगली फाइल उठाएगा और 1 बाय 1 करेगा, और इसी तरह से चलता रहेगा। और ये लूप के अंदर ये सारा कुछ होगा। फॉर ईच लूप कंटेनर है, सीक्वेंस कंटेनर है। ठीक है, अदर टास्क में ये आपके पास, इसमें बहुत सारी वैरायटी आपके पास, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू परफॉर्म डाटा ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, उसके लिए जो जो चीज़ें ऑलमोस्ट चाहिए होती हैं सारी, आप इनको बैठ के खुद से आप इसको जो है ना एक्सप्लोर करेंगे। हम आपको बेसिक आइडिया आज बता देंगे कि एक्चुअल में चीज़ें किस सीक्वेंस में चलती हैं। और इसकी अगर मैं आपको ट्यूटोरियल्स की बात करूं तो मेरे पास एक कुछ रिटन में एक ट्यूटोरियल है। ट्यूटोरियल्स गेटवे की एक वेबसाइट है। ठीक है, इन ट्यूटोरियल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको इसका लिंक भी दे रहा हूँ। इनको आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया गया है। और कुछ और ट्यूटोरियल्स हैं मेरे पास, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। ये डिफरेंट वीडियोस ट्यूटोरियल्स हैं, इनको भी आप जो है ना अगर फॉलो करना चाहें तो देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट इसमें चलते हैं। हमारा जो पहला काम है वो डाटा फ्लो टास्क है। हमने डाटा का एक फ्लो डिज़ाइन करना है। हमने डिम प्रोडक्ट को क्या करना है, डिज़ाइन करना है। यहाँ पे हम यहाँ से इसको राइट क्लिक करते हुए पकड़ के लेके भी आ सकते हैं, और अगर हम इसको फॉर एग्जांपल हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो भी हमारे पास ये कंपोनेंट यहाँ पे इस कंट्रोल फ्लो में ही आ जाता है। ये बेसिकली कंट्रोल फ्लो एक कंपोनेंट है।
ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर जब डबल क्लिक किया, राइट क्लिक किया, अब मैं आ गया हूँ इस कंट्रोल फ्लो के अंदर। डाटा, ये जो कंट्रोल फ्लो डाटा फ्लो मैंने डाला था, ठीक है, अब उसके अंदर आ गया हूँ, उस कंटेनर के अंदर आ गया हूँ। अगर मैं दोबारा कंट्रोल फ्लो पे जाऊंगा तो दोबारा उसकी अपर विंडो में, अपर कंटेनर में चला जाऊंगा। इसको रीनेम करते हैं डायमेंशन लोड के नाम से। अब इसके अंदर हमारे पास ये पैकेज है, इसी पैकेज के अंदर हम इसको क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, इसके अंदर अब डिफरेंट जो है ना आपको कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। डेस्टिनेशन असिस्टेंट है, सोर्स असिस्टेंट है, एग्रीगेशन, इसमें कॉमन टास्क हैं कुछ, ये इनमें से हर एक को टास्क कहते हैं। एग्रीगेशन है, बैलेंस डाटा डिस्ट्रीब्यूटर है, कंडीशनल स्प्लिट है, ठीक है, कंडीशन के ऊपर स्प्लिट कर सकते हैं, डाटा कन्वर्ट कर सकते हैं। डाटा स्ट्रीमिंग डेस्टिनेशन एक कंपोनेंट है। डिराइव्ड कॉलम, कॉलम कोई डिराइव्ड कॉलम, एचडीएफएस फाइल डेस्टिनेशन, आपने एचडीएफएस में फाइल कोई डंप करानी है, एचडीएफएस से फाइल उठानी है, ठीक है। लुकअप ट्रांसफॉर्मेशंस हैं आपके पास, मर्ज ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, मर्ज ज्वाइंस हैं, ठीक है, मल्टीकास्ट, ओ डाटा सोर्स, ओ एलईडीबी कमांड, रो काउंट, ये कंपोनेंट है जो कि रोज को काउंट करता है कि आपके एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में रोज का जो काउंट है वो कितना है, ठीक है, कितनी रोज आपकी ट्रांसफर हुई हैं या ट्रांसफॉर्म होके आगे गई हैं। स्क्रिप्ट कंपोनेंट है, ठीक है। इसी तरह से स्लोली चेंजिंग डायमेंशन आपको पढ़ाई गई थी, उनको हैंडल करने के लिए यहाँ पे एक कंपोनेंट है। सॉर्ट करने के लिए डाटा को किसी कॉलम की बेस के ऊपर, ठीक है। यूनियन ऑल, यूनियन ऑल का आइडिया है किसी को, क्या होता है यूनियन ऑल? एनीवन? ओएलटीपी आप लोगों ने पढ़ा है, यूनियन ऑल एक्सेल में भी होता है। नो आइडिया? एक्चुअली यूनियन ऑल में ये होता है कि जो भी दोनों टेबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज जो है वो जो सिमिलर वैल्यूज है उनको लेके आ जाता है। जी, वैल्यूज दोनों टेबल्स की सेम होती हैं, कॉलम नेम सेम होते हैं, कॉलम Yeah. में वैल्यूज भी सेम टाइप की होती हैं। आपने क्या करना था, फॉर एग्जांपल 50 रोज एक टेबल में पड़े हुए हैं या एक एक्सेल शीट में पड़े हुए हैं, 50 रोज दूसरे एक्सेल शीट में, तो यूनियन ऑल का मतलब ये, इसी तरह से अगर ये टेबल में एक पड़े हों, मिसाल के तौर पर एक टेबल में ये चीज़ें पड़ी हों, तो यूनियन ऑल का मतलब ये होता है कि वो 50 रोज और जो दूसरी 50 रोज हैं ये दोनों सम अप हो जाएंगी और ये टोटल 100 रोज इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। दोनों टेबल से आपने यूनियन ऑल करके डाटा सेम वे में आपने निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह से बाकी कुछ अदर ट्रांसफॉर्मेशंस में ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन, कैशे ट्रांसफॉर्मेशन, सीडीसी स्प्लिटर, सीडीसी का किसी को आइडिया? सीडीसी चेंज डाटा कैप्चर का किसी ने नाम सुना हो? नहीं। अच्छा, चेंज डाटा कैप्चर बेसिकली ये होता है कि आपने अगर जैसे ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेयर हाउसिंग में, ख़ास तौर पर अगर हम किसी एक डेटाबेस से डाटा उठा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमने उसके उसके ऊपर इंक्रीमेंटल डाटा फेच लगाना है, हमें कैसे पता चलेगा कि लास्ट टाइम हमने कब तक का, कहाँ तक का डाटा उठाया था? तो डेटाबेस के अंदर हम कोई ना कोई ऐसा इंडिकेटर कॉलम डाल देते हैं हर टेबल के अंदर, कि जो क्या करता है, अगर हम सीक्वल की बात करें तो सीक्वल के ऊपर एक कमांड होती है, उसको हम रन करते हैं तो वो डाटा कैप्चर खुद ब खुद इनेबल हो जाता है उसके ऊपर। तो अगर हम हर दफ़ा उस डेटाबेस से डाटा इंक्रीमेंटल लोड जब करने बैठेंगे तो हमें वो हमेशा फ्रेश डाटा वहाँ से मिल जाता है। पिछला डाटा जो हमने पहले लोड कर लिया था वो नहीं उठाता। जब हम उसे ईटीएल करने करने बैठते हैं किसी, अगर ईटीएल हमारी जो है ना वो ऑटोमेट है और चल रही है, तो हमेशा हमें जब पिछला डाटा हमने उठाया था लास्ट ईटीएल में, उससे अगला डाटा हमें मिलेगा, डुप्लीकेट डाटा वो नहीं देगा हमें, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश के लिए हमें चेंज डाटा कैप्चर लगाना पड़ता है, ठीक है। इसमें मल्टीपल आपके कॉपी कॉलम एटसेट्रा पिवट है, अब ये बहुत सारी इसमें टर्म्स हैं। इसमें कुछ डाटा सोर्सेज, अदर सोर्सेज में उसने मेंशन कर दी है, फ्लैट फाइल है, एक्सेल है, सीडीसी है, ठीक है। ओडीबीसी, ओएलईडीबी, ये दोनों जो है ना इम्पोर्टेंट, ये ओएलईडीबी सीक्वल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ओडीबीसी आई थिंक ये ओरेकल का है डाटा प्रोवाइडर, ये ड्राइवर समझ लें, उनके ड्राइवर्स हैं, ठीक है। और एडीओ, ये अदर डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनेशन में आपके जो डाटा डिफरेंट डेस्टिनेशन में जहाँ पे आप डाटा डंप कर सकते हैं, वहाँ पे ये वो आपकी डेस्टिनेशन है। अब ये सारा मैंने आपको बता दिया डाटा फ्लो का, यानी कंट्रोल फ्लो हमारा एक कंटेनर है, उसके अंदर आप पूरा का पूरा एक डाटा फ्लो जो है ना डिज़ाइन कर सकते हो। तो मल्टीपल किस्म के कंट्रोल फ्लोज हैं, हर कंट्रोल फ्लो का एक अपना एक यूनिक किस्म का काम है, यूनिक किस्म का एक टास्क है, और हर कंट्रोल फ्लो
के अंदर जब आप सब कंटेनर में आते हैं, उस कंटेनर के अंदर आते हो तो उसके अंदर आपको अलग किस्म के कंपोनेंट मिलते हैं जो कि उस पर्टिकुलर कंट्रोल फ्लो टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है। जैसे कि हम जब हम एसक्यूएल एग्जीक्यूशन टास्क देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह के उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं या उसमें क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास अवेलेबल। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें जो है ना हमारे पास जो मैंने आपको बोला था कि 2 डेटाबेसेस हमने इसके ऊपर डीबी के ऊपर हमने एक डेटाबेस को जो है ना लोड करना है, एडवेंचर वर्क्स का मैंने आपको कहा था OLTP इसके ऊपर करना है। तो वो किसी ने इसके ऊपर कोई बैकअप वगैरह लगाया, डाटा को देखने की, प्रोफाइलिंग करने की कोशिश की कि डाटा किस तरह किस सूरत में पड़ा हुआ है। ये हमारे पास एडवेंचर वर्क्स माइक्रोसॉफ्ट का एक माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट सेल होते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट्स के ऊपर, तो उसका उन्होंने एक डेटाबेस है हमारे पास OLTP, उसी का ही उन्होंने एक DWH भी बनाया हुआ माइक्रोसॉफ्ट ने। ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर मैंने लास्ट टाइम आपको इसका URL दिया था, वहाँ से आपको मिल जाते हैं। आप डाउनलोड करें, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे आप इसमें खेलना चाहें। इसके ऊपर आप पूरी की पूरी सीक्वल की आप ETL लिख दें OLTP को ट्रांसफॉर्म करके। आपके पास OLTP भी मौजूद है उनका, आपके पास डाटा वेयर हाउस भी मौजूद है। आप OLTP को देखें, आप डाटा वेयर हाउस के डायमेंशंस को देखें, फैक्ट्स को देखें, कौन सा डाटा कहाँ से आना चाहिए, किस ज्वाइन के साथ, किस कॉलम के ऊपर ज्वाइन लगेगा। सारी आप ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वल में भी करना चाहें कर सकते हैं, आप SSIS के थ्रू करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप इसके साथ खेलना चाहें तो खेल सकते हैं। मैंने इसलिए आपको OLTP भी दिया था, OLAP भी दिया था, आप देख लें। स्ट्रक्चर दोनों आपके पास OLTP का भी पड़ा हुआ है, OLAP का भी पड़ा हुआ है। स्टडी कर लें कि अगर फॉर एग्जांपल एक डिम प्रोडक्ट बनानी है तो वो डाटा मेरे पास OLTP में कौन से टेबल्स में प्रेजेंट है, उसको मैं कैसे ट्रांसफॉर्म करूंगा। वो एक टेबल में नहीं होगा डेफिनेटली, वो मल्टीपल टेबल्स में पड़ा होगा। जो OLAP में डिम प्रोडक्ट होगी, अगर वो OLTP से लेके आएंगे तो OLTP में वो सेम सारा का सारा डाटा एक टेबल में नहीं होगा, वो मल्टीपल टेबल्स में होगा। तो डाटा को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करके ज्वाइंस लगा के डिफरेंट डाटा को ट्रांसफॉर्म करके लेके आना पड़ेगा। तो आप इस दोनों चीज़ों को देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक एग्जांपल है कि आप डाटा के साथ प्ले कर सकते हैं, डाटा को आप फ्रीली इसको सीख सकते हैं कि अच्छा मैंने इस तरह की ये डिम प्रोडक्ट बनानी है तो मुझे ये करना पड़ा। मैंने ETL में SSIS में जाके इस तरह का जो है ना पैकेज लिखा और उसको एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास ये डिम प्रोडक्ट बन गए। तो आपको सारा ये जो डाटा इंजीनियरिंग का जो है ETL करने का जो प्रोसेस है बहुत अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, अब हम इसमें फर्दर इसको लेट्स सी आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के स्कीमाज हैं। ह्यूमन रिसोर्स का है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स के टेबल्स होंगे। पर्सन में पर्सन की डिटेल, जो कस्टमर है, जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो जो भी है उसमें उसकी डिटेल्स होगी। हमारे पास इसमें स्कीमा आता है प्रोडक्शन का, ठीक है। इसमें डिफरेंट टेबल्स हैं। अगर हम प्रोडक्शन में जाके प्रोडक्ट के टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं और हम इसकी टॉप 1000 रो सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ID है। ये आई थिंक ऑटो जनरेटेड ID ही है। नेम है, प्रोडक्ट नंबर है, ये इसकी जो है ना प्रोडक्ट नंबर बेसिकली इसकी प्रोडक्ट ID है, ठीक है। इसको प्रोडक्ट ID भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट नंबर भी कह सकते हैं। ये इसकी बिजनेस की है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था बिजनेस की क्या होती है। ये इसका एक यूनिक नंबर होगा, हर प्रोडक्ट का एक यूनिक नंबर होगा। ये सरोगेट की समझ लें, OLTP में भी उन्होंने डाली हुई है एक उसका प्रोडक्ट ID, लेकिन एक्चुअल में इस प्रोडक्ट नंबर को भी आप प्रोडक्ट ID कहते हो। प्रोडक्ट नंबर कह दो, प्रोडक्ट ID कह दो, नेमिंग कन्वेंशन से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये बेसिकली इसकी ये यूनिक होता है। अगर ये स्कू लेवल पे होता तो हर एक प्रोडक्ट का एक स्कू होता है, जो कि प्रोडक्ट सेम होता है और उनका स्कू डिफरेंट होता है। ये तो ये प्रोडक्ट लेवल के ऊपर है, ठीक है। मेक, फ्लैग, ETC इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं। अब हमने ना इसमें इसी टेबल से हमने अपनी DWH के अंदर एक डिम प्रोडक्ट की टेबल बनानी है। अब वो डिम प्रोडक्ट हमारा ये एक डेटाबेस है एडवेंचर वर्क्स 2019, ठीक है। और ये एक है VVM DWH, वेपर VM DWH के नाम से मैंने एक बनाया। इसमें अभी फिलहाल मेरे पास ये 3 टेबल मौजूद हैं, ठीक है। ये 3 टेबल्स हैं। अभी हम फिलहाल इन 3 टेबल्स के ऊपर काम करेंगे। हम ETL करके डाटा कोशिश करेंगे इन तीनों टेबल्स को पॉपुलेट करें, ठीक है। अगर टाइम ओवर हो जाता है या कोई इशू हो जाता है तो वो फिर हम बाद में इसको देखेंगे। अच्छा जी, अब हम फर्स्ट जो हमारा काम है वो है डिम प्रोडक्ट का। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, इसके डाटा पैकेज को मैं कह देता हूँ कि जी ये है डिम, ठीक है।
अब लाजमी बात है मैं डाटा को इसमें मैं ETL परफॉर्म कर रहा हूँ, डाटा सोर्स चाहिए मुझे, अगर कॉमन चीज़ें देखें जाए डाटा सोर्स चाहिए, फिर उसके ऊपर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे और फिर डाटा डेस्टिनेशन में डंप कर देंगे। डाटा सोर्स भी हमारे पास एक OLTP मौजूद है, DWH भी मौजूद है, उसमें टेबल का स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी ये टेबल का स्ट्रक्चर जो है ना, ये सेम वही है जो इनके अपने DWH का, माइक्रोसॉफ्ट के जो DWH का OLAP का जो डिम प्रोडक्ट का टेबल उसी से मिलता जुलता है, कुछ कॉलम्स एक्स्ट्रा होंगे या कुछ कॉलम्स कम होंगे। ठीक है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने डाटा भी ऑलरेडी कुछ डंप किया हुआ था टेस्टिंग पर्पस के लिए। तो अभी फिलहाल हम इन तीनों टेबल्स को ठीक है, हमारे पास DWH, VVM, DWH और ये हमारे पास तीनों टेबल्स आ गए। मैंने इनको ट्रंकेट किया, हमारे पास अब डाटा जो है ना तीनों टेबल्स का ट्रंकेट हो गया। मेरे पास टेबल्स का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है लेकिन डाटा उनमें अब नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर वही है जैसे क्रिएट की क्यूरी हम बनाते हैं। ठीक है, इसमें प्राइमरी कीज वगैरह हम नहीं डिफाइन करते, सिर्फ एक आइडेंटिटी कॉलम डिफाइन कर देते हैं जो सरोगेट की होती है। जैसे कि इसमें प्रोडक्ट की जो है ना हमारी आइडेंटिटी, इसको हमने कहा हुआ है कि इंट हो, नॉट नल हो और आइडेंटिटी हो, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट सीक्वेंस में ये इस पे चलती रहेगी। ठीक है, इस पे कोई प्राइमरी की इसको डिफाइन नहीं किया, कुछ नहीं किया। गॉट इट, सिंपल एक टेबल है, फ्लैट टेबल है। अब इसमें हम डाटा लोड करेंगे ETL करके SSIS के थ्रू। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी, हमारे पास सबसे पहले OLAP या OLTP SQL जो है ये हमारे, इसका जो सर्वर होता है उसको कहते हैं OLEDB। ठीक है, OLEDB इसका जो ड्राइवर होता है जिसके थ्रू हम डाटा फैच कर सकते हैं, जो डाटा प्रोवाइडर होता है। ठीक है, हम OLEDB सोर्स उठाते हैं यहाँ पे, लेट से मैं कहता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, अब हर कंपोनेंट के आपको ये नीचे दो ना एरो दिख रहे होंगे, इनमें से एक एरो जो होता है हमारा ये क्या है, ये होता है सक्सेस सिनेरियो के लिए, जो ब्लू में दिखाई दे रहा है ये सक्सेस सिनेरियो को रिप्रेजेंट करता है। और इन केस ऑफ फेलियर हमारे पास अल्टरनेटिव फ्लो भी है। एक फ्लो होगा जो सक्सेस अगर होती है, पहला कंपोनेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो आगे वो ब्लू एरो वाली डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर इसमें पहले कंपोनेंट में डाटा रीड करने में उसको कोई इशू आता है तो वो जो अल्टरनेटिव फ्लो है वो फॉलो करेगा। अभी मैं अल्टरनेटिव फ्लो आपको नहीं पढ़ा रहा, ये इन केस ऑफ एरर नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, वो इन केस ऑफ एरर क्या करे उसमें डिफरेंट हम देख लेंगे किसी एक कंपोनेंट के कि वो किस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं कि अगर एरर आए किसी कंपोनेंट पे तो एरर हैंडलिंग किस तरह हो सकती है। ठीक है, अभी हम जस्ट सिर्फ सक्सेस सिनेरियो को देखेंगे। अब इसी कंपोनेंट के ऊपर आप इसको कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, या आपका दूसरा तरीकाकार आप यहाँ पे जाके कनेक्शन मैनेजर में भी न्यू कनेक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं। कनेक्शन मैनेजर में जाके राइट क्लिक करके न्यू कनेक्शन मैनेजर, या आप इसी कंपोनेंट के ऊपर, क्योंकि ये OLEDB कंपोनेंट है तो यहाँ पे भी पूरा कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको आप OLEDB जो कनेक्शन मैनेजर है वो बना सकते हैं। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा न्यू, क्योंकि अभी हमारे पास इस फाइल में कोई कनेक्शन मैनेजर नहीं है। तो मेरा ये वाला जो DB है ना, ये वाला जो कनेक्शन है, ये मेरा ऑलरेडी मैंने दो कनेक्शन बनाए हुए, ये मेरा OLTP है और ये मेरा DWH है। तो मैं यहाँ से डाटा उठाऊंगा और इसमें डंप करूंगा और इन बिटवीन मैं कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ। तो मैंने वो वाला अपना सिलेक्ट कर लिया सोर्स। टेबल और व्यू उठाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, टेबल में कौन सा उठाना चाह रहा हूँ, मैं उठाना चाह रहा हूँ जी फर्स्टली प्रोडक्ट का टेबल। अब इसमें मैं डाटा व्यू करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास डाटा किस तरह का आ रहा है। ठीक है, ये सारा डिम प्रोडक्ट को उसके रीड करके आपको यहाँ पे कुछ रोज आपकी दिखा दी। अब नेक्स्ट में इसमें जाते हैं कॉलम्स। ये कनेक्शन मैनेजर था, कनेक्शन हमने सेलेक्ट कर लिया, ऑलरेडी कनेक्शन बनाया हुआ था। लेट से मैं आपको ना कुछ नए कनेक्शन बना के दिखा देता हूँ। ये ऑलरेडी कुछ बने हुए थे, हमको ये कनेक्शन बना भी लेते हैं। ठीक है, लेट से मैं कहता हूँ इस पर डबल क्लिक करता हूँ, न्यू पे जाते हैं, मैं न्यू कनेक्शन करता हूँ और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सर्वर। अब ये सर्वर जो है ना, ये क्योंकि OLEDB है तो ये हमें SQL के साथ कनेक्ट करने देगा, चाहे वो कोई ऑन प्रेमिसेस है या क्लाउड बेस्ड है। ठीक है, अब मेरा क्योंकि अपनी मशीन के ऊपर एक DB इंस्टॉल्ड है तो इसलिए हम यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंसेस इंस्टॉल्ड हैं तो मैं इसमें से ये VVM LHR ट्रेनिंग सर्वर इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसमें दो तरह के मॉड होते हैं, विंडोज ऑथेंटिकेशन, SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है।
आई थिंक वो LTP में आप लोग ये पढ़ चुके होंगे, ये चीज़ें कर चुके होंगे। दो तरह की ऑथेंटिकेशन होती हैं, या तो आपकी एजूर एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू आप ऑथेंटिकेट हो जाते हो, ठीक है, या विंडोज़ की जो एक्टिव डायरेक्टरी होती है, या फिर आपके पास अल्टरनेटिव क्रेडेंशियल्स होते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड होता है, जो कि अगर फॉर एग्जांपल क्लाउड के ऊपर है और वहाँ पे आपका यूज़र नहीं डला हो, तो आपके पास एक यूज़र नेम होगा और उसका पासवर्ड होगा, वो आप डालेंगे तो आप ऑथेंटिकेट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्योंकि अभी विंडोज़ के थ्रू इसको मैंने अपने मशीन के ऊपर किया और मेरा जो यूज़र है वो एक्टिव डायरेक्टरी में मौजूद है, तो मैं इसको विंडोज़ ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से आप जो टेबल है वो इसमें सॉरी इसमें जो DB है वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ ये वाला DB है। यहाँ से आप इसको टेस्ट कनेक्शन ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कनेक्शन इज सक्सीडेड और फेल्ड, ठीक है। मेरा कनेक्शन सक्सेसफुल है, मैं इसको ओके करता हूँ। तो क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ था ये कनेक्शन, तो उसने उसी को ही अपडेट कर दिया, नया कनेक्शन नहीं बनाया, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट करके बनाता हूँ तो भी मैं बना सकता हूँ। लेट से मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ, मैं न्यू में जाता हूँ, दोबारा से प्रोसेस रिपीट कर लेते हैं। सर्वर सेलेक्ट कर लिया, ऑथेंटिकेशन टाइप, लॉग इन टू द सर्वर, ऑथेंटिकेशन टाइप सेलेक्ट कर ली, डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया, टेस्ट कनेक्शन किया, सक्सेसफुल हो गया, ओके किया, तो मेरा ये कनेक्शन बन गया यहाँ पे, ठीक है। न्यू करता हूँ, मैं अपनी डेस्टिनेशन के साथ भी यहीं पे बना लेता हूँ ताकि नेक्स्ट में जब जाऊँ तो मैं उसको यूज़ कर लूँ। यहाँ से भी बना सकते हैं। अच्छा, ये एक तो तरीका था यहाँ से बनाने का, अब मैं हम उधर से बना लेते हैं कनेक्शन मैनेजर से। यहाँ पे आपको जो है ना सिलेक्ट करनी पड़ेगी टाइप कनेक्शन की कि कौन सा कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाएंगे, न्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने OLEDB सेलेक्ट किया क्योंकि मेरा SQL सर्वर है। मैंने अपना सर्वर सेलेक्ट किया और मैं अब जाऊंगा, मेरा DB है जो डेस्टिनेशन वाला VVM DWH, कनेक्शन टेस्ट करूंगा, कनेक्शन सक्सेसफुल है, ओके करूंगा तो यहाँ पे मेरे 2 DB, एक मेरा सोर्स के लिए यूज़ करूंगा, एक मेरा डेस्टिनेशन के लिए यूज़ करूंगा। मैंने दोनों कनेक्शन बना लिए, ओके कर दिया। अब मैं इस कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करूंगा, मुझे न्यू नहीं बनाना, मैं ड्रॉप डाउन में जाऊंगा, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी वो डिस्प्ले नहीं कर रहा, वो एक ही कर रहा है, ठीक है, VVM DWH वाला। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, न्यू करूंगा तो यहाँ पे मुझे दोनों दिख जाएंगे। ये मेरा सोर्स है, सोर्स के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मल्टीपल वेज हैं आप क्या एक्सेस करना चाहते हैं, टेबल और व्यू, टेबल नेम और व्यू नेम वेरिएबल में पड़ा हुआ है। SQL कमांड है, यानी आप यहाँ पे SQL कमांड करेंगे तो यहाँ पे आप SQL कमांड लिख सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल नेम करेंगे तो यहाँ पे आप वेरिएबल, आपने यहाँ पे वेरिएबल में क्यूरी लिखी होगी, वो आप वेरिएबल यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो उसी वेरिएबल के अंदर क्यूरी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। ये मल्टीपल चीज़ें हैं, SQL कमांड फ्रॉम वेरिएबल्स, ठीक है। और ये यानी ये डिफरेंट मेथड्स हैं उसके। हम टेबल और व्यू, हम डायरेक्ट टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हम आगे चल के, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट का टेबल। प्रीव्यू किया, हम यहाँ से इसका डाटा देख रहे हैं, कॉलम्स में जाएंगे, यहाँ पे वो कहता है आपने कौन कौन से कॉलम्स इसके आगे लेके जाने हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप कोई कॉलम हटा देते हैं तो वो कॉलम यहाँ से इसकी आउटपुट से निकल जाएगा, क्योंकि इस टेबल से जो कॉलम्स थे वो सारे के सारे उसने रीड कर लिए, क्योंकि उसको कनेक्शन मिल गया, उससे टेबल का नाम मिल गया, उसने रीड कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अगर हम यहाँ से कोई ओमिट करना चाहते हैं ओमिट कर सकते, लेकिन फिलहाल मैं अभी सारे के सारे लेके जाना चाह रहा हूँ। इसी तरह से एरर आउटपुट है कि अगर किसी एक कॉलम के ऊपर एरर आ जाए, कोई इशू आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे इग्नोर फेलियर है, रीडायरेक्ट रो है, या फेल कंपोनेंट है। आप कंपोनेंट को फेल करके एग्जिट कर जाएं, रीडायरेक्ट कर दें रो को, कि दोबारा जाके वो उसको रीड करने की कोशिश करें, सेम रो जिस पर आपका आया था एरर, या फिर आप फेलियर को इग्नोर कर दें और आगे बढ़ जाएं, सक्सेसफुल चलते रहें। अगर किसी एक रो के ऊपर एरर आ रहा है तो आप उसको इग्नोर करें और आगे चल दें। इसी तरह से आप हर एक कॉलम को क्या कर सकते हैं, कन्फिगर कर सकते हैं, ठीक है।
एरर की केस में क्या करना है, कॉलम का नेम ये है, ट्रंक अगर ट्रंकेट करना है, डाटा को ट्रंकेट कर रहा है, डाटा ट्रंकेट का ये होता है कि अगर कोई कॉलम की लेंथ है बड़ी है, फॉर एग्जांपल varchar एंड varchar 250 है, और आप उसको आगे जो आपका जो डेस्टिनेशन कॉलम है वो varchar 100 है, तो उसने डाटा को कुछ डाटा ट्रंकेट कर दिया, सारा का सारा डाटा उस पर्टिकुलर कॉलम का आगे नहीं लेके जा रहा, तो उस केस में आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, आई थिंक मैंने इसको बंद कर दिया था। ठीक है, तो उस केस में आपने क्या करना है, ठीक है, ट्रंकेशन के केस में, और डिस्क्रिप्शन ये उसकी आ रही है, कन्वर्जन है, जो भी है, ठीक है। ओवरऑल अगर ये कंपोनेंट फेल है तो उसको उसके केस में क्या करना है, ठीक है, करके आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसकी फेल ओवर को, फेलियर को नहीं देख रहे, हम सक्सेस सिनेरियो को सिर्फ डील कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया है कि हर कंपोनेंट में फेलियर के सिनेरियोज को हैंडल करने के लिए आपके पास प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन मौजूद होती है। आप करना चाहें, जब आप प्रॉपर ईटीएल लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे आप करते हैं कि अगर मेरा कंपोनेंट फेल हो किसी लेवल के ऊपर, अगर जाके मेरी ईटीएल फेल हो रही है तो उसका क्या जो अल्टरनेटिव रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए, कि क्या वो डाटा फॉल्टी डाटा डंप करा दे और फिर मैं डिटेक्ट करूं कि कौन सा डाटा फॉल्टी डंप हुआ है और वो मैं रिमूव करूं अपने वेयर हाउस से, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर करना पड़ता है। या यही होता है सिंपल सिनेरियो कि आप वहीं से एग्जिट कर लें, आप एरर दें, बता दें और एग्जिट कर जाएं, ताकि ईटीएल सक्सेसफुल चले ही ना, ताकि आपको पहले पता हो कि इस स्टेप के ऊपर इशू आ रहा है, तो वो आप जाके पहले ड्रिल डाउन करके देख लें कि अच्छा ये इशू है, और फिर उसको आप हैंडल कर लें। गॉट इट। अब जब मैंने इस कंपोनेंट को कॉन्फ़िगर कर दिया तो आप देखें इसके ऊपर जो क्रॉस शो हो रहा था वो क्रॉस शो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये सक्सेसफुल कॉन्फ़िगर हो गया है। अब हमारे पास, हम इसके अंदर एक और OLEDB सोर्स डाल देते हैं। हमारे पास एक टेबल ये है, एक टेबल एक और डाल देते हैं। इसका भी वही है, लेकिन इसका जो है ना हमारे पास जो है ना टेबल डिफरेंट है। अब हम जाते हैं टेबल में। हमारे पास एक और टेबल है जिसका नाम है, प्रोडक्शन स्कीमा के अंदर ही है, जिसका नाम है कॉस्ट हिस्ट्री। हम इस टेबल से प्रोडक्ट की कॉस्ट उठाना चाह रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट की कॉस्ट उठाना। जी, मल्टीपल एसक्यूएल कंपोनेंट, मल्टीपल जगहों से हम कर सकते हैं, ये हम देखेंगे पूरी, जब हम एक कंपोनेंट या एक डाटा फ्लो जब हम डिजाइन करेंगे तो मल्टीपल सोर्सेज से हम डाटा उठाएंगे और वो सारा का सारा डाटा एक ही सोर्स में हम डंप कर देंगे। तो ये जो मैंने कहा था ना कि हाईली इंटीग्रेटेड का, तो हाईली इंटीग्रेटेड यही है, आप मल्टीपल सोर्सेज से डाटा उठा, अगर आपके पास 10 सोर्सेज हैं, 10 से आप पूरा कंपोनेंट डिजाइन करें, उन 10 के 10 सोर्सेज से डाटा आपका सिंगल सोर्स में जा रहा है, एक DWH के ऊपर जा रही है। यही चीजें तो आपको पढ़ाई की थी, वो जो कॉन्सेप्ट टेक्निकल पढ़ाए गए थे ना, अब वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में आ रहे हैं कि हाईली इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है। अगर वो इंपॉर्टेंट ना होते तो मैं आपको ना पढ़ाता कभी भी कि यार वो हाईली इंटीग्रेटेड होती है, चीज़ें क्या होती हैं, वो थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो अब वो इम्प्लीमेंटेशन में यही आ रही है कि DWH हाईली इंटीग्रेटेड, आप कहीं से भी डाटा फैच कर सकते हैं, उसको लेके आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास देख रहे होंगे कि हमारे पास ना स्टैंडर्ड कॉस्ट का एक कॉलम आ रहा है, हमने ये स्टैंडर्ड कॉस्ट उठानी है बेस्ड ऑन प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी उस टेबल में भी आ रहा है, प्रोडक्ट वाले टेबल में यहाँ पे भी आ रहा है। ये इसके कॉलम्स हो गए, एरर में हम कुछ भी नहीं कॉन्फ़िगर कर रहे। अब ये कंपोनेंट भी आपका कॉन्फ़िगर्ड हो गया। इसमें हमने टेबल कौन सा उठाया था, कॉस्ट हिस्ट्री वाला, ठीक है। अब मैं इनकी जो आउटपुट है उसको ना मैं चाह रहा हूं ज्वाइन करूं, कि इसके अंदर भी प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो उस टेबल के अंदर भी प्रोडक्ट आईडी है, उसके अंदर प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ी हुई है। ये क्योंकि डायमेंशन का एट्रीब्यूट होता है, कॉस्ट को आप बार बार क्यों डाटा वेयर हाउस में जब भी आइटम सेल हो रहा हो तो उसकी कॉस्ट भी आ रही, क्यों आ रही हो, तो इसको इसलिए डायमेंशन में, हालांकि न्यूमेरिक एट्रीब्यूट है लेकिन इसको डायमेंशन में डाल देते हैं ताकि ये सिंगल हर आइटम की एक एक्टिव स्टॉक कॉस्ट पड़ी हो, जहां भी इसको यूज करना है तो इसी कॉस्ट को उठाओ, मल्टीप्लाई कराओ, वैल्यू निकालो जितने आइटम्स ये सोल्ड, तो इसको यूनिकली एक ही दफा एक प्रोडक्ट के साथ रख लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये आ रही है, अब ज्वाइन लगाने के लिए मैंने प्रोडक्ट का ज्वाइन लगाना है,
प्रोडक्ट हिस्ट्री के साथ। ज्वाइन लगाने के लिए प्रोडक्ट आईडी की बेस के ऊपर दोनों प्रोडक्ट आईडीज मुझे क्या चाहिए, सॉर्टेड कंडीशन में चाहिए, क्योंकि इन्होंने हर एक कंपोनेंट ने अपने तरीके से करना है। और फॉर एग्जांपल वहाँ टेबल में भी डाटा जो है ना सीक्वेंस में नहीं पड़ा हुआ, तो डाटा जिस मैकेनिज्म जिस पैटर्न में रीड होगा उस पैटर्न में जब आउटपुट होगा डाटा, तो क्या होगा आपका जो है ना ज्वाइन सही से नहीं लगेगा। SSIS में सीक्वल तो डायरेक्ट ज्वाइन आप करते हैं तो वो खुद से वैल्यूज को सॉर्ट भी कर लेता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होती। तो हमारे पास यहाँ पे एक सॉर्ट का कंपोनेंट होता है, ये वाला। इसको हम ड्रॉ करते हैं और दोनों के अंदर ना हम इसको लेके आते हैं। अब इसकी जो इनपुट है ये वाली आउटपुट, वो हम इस सॉर्ट को दे देते हैं। ठीक है, राइट क्लिक ड्रैग करके लेके आते हैं, सॉर्ट को दे देते हैं। अब सॉर्ट अभी भी सॉर्टेड कंडीशन में नहीं है, आप देख रहे हैं कि रेड का निशान बन के आ रहा है। अब मैं कहता हूं कि कौन सा कॉलम सॉर्ट करना है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, अब इसने क्या किया, पूरे के पूरे टेबल को प्रोडक्ट आईडी की बेस के ऊपर क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। दोनों टेबल सॉर्ट हो गए प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी की बेस के ऊपर आगे चल के मैंने ज्वाइन लगाना है। डबल क्लिक किया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में गए, इसका सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, आपने जो कॉलम है जिसको सॉर्ट, पूरे टेबल को भी सॉर्ट कर सकते हो, तो वो सीक्वेंस वाइज सॉल्व कर देगा। पहला कॉलम दूसरा कॉलम, पहले कॉलम में कौन सी वैल्यू दूसरे, उस रो वाइज सॉर्टिंग कर देगा। लेकिन अभी ये कॉलम में कॉलम वाइज सॉर्टिंग की है उसने। इसमें आप इसके नीचे एक चेक है यहाँ पे, रिमूव रोज विद डुप्लीकेट सॉर्ट वैल्यूज। अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही हैं तो वो रिमूव कर देगा, लेकिन हमें नहीं करनी रिमूव। अगर कोई आ रही है तो आने। अभी हम याद रखें, ये ETL करते हुए हम इसमें बहुत सारे एरर्स भी हो सकते हैं। डाटा वैलिडेशन की मैं अभी बात नहीं कर, जस्ट आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ETL करते हुए रो काउंट सोर्स में कम था, ज्वाइन लगने के बाद बढ़ गया, तो इन चीज़ों को अभी आपने डिसरिगार्ड करना है। हम डाटा इंटेग्रिटी को अभी नहीं देख रहे। ठीक है, अगर कोई ज्वाइन में, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम लिमिट है, 2 घंटे में SSIS पूरा नहीं समझा जा सकता टेक्निकल तरीके से। उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे उसके फेलियर सिनेरियोज हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस इतनी बंदा मतलब अगर इस गो में, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि हम इस गो में एक फैक्ट और एक डायमेंशन को ही शायद पॉपुलेट कर पाएँ। लेकिन ये है कि आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह से ज्वाइन लगाना है, किस तरह सॉर्ट को यूज़ करना है, किस तरह कोई कंट्रोल फ्लो यूज़ होगा, किस तरह आपका डाटा फ्लो यूज़ होगा, कैसे आप कोई पैरामीटर बना सकते हैं, किस तरह पैकेज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किस तरह पूरे के पूरे आप उसको एक टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किस तरह आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉय अगेन हमारा इसमें रह जाएगा। मैं चाह रहा था कि आपको ऑटोमेट करके भी दिखाऊं, बट अगेन वो हमारा रह जाएगा, क्योंकि मेरे पास SSIS जो है ना वो लोकल मशीन के ऊपर चल नहीं रहा था। मैंने इंस्टॉल किया बट SSMS उसको फैच नहीं कर पा रहा था अगेन। तो दैट इज द लिमिटेशन। मैं चाह रहा था कि आई वांट टू शो यू गाइस कि किस तरह से इसको ऑटोमेट भी किया जा सकता है, कि आप पूरी की पूरी उसको स्केड्यूल कर देते हैं आप। हर 2 घंटे बाद चलती है ETL, या 3 घंटे बाद, या D-1 के ऊपर एक दफ़ा चल जाती। तो स्केजुलिंग भी मैं चाह रहा था, लेकिन आज का वो पार्ट नहीं होगी। अगेन यू गाइस कैन डू इट बाय योर ओन सेल्फ। आप किसी ट्यूटोरियल से देख के कर सकते हैं। SSIS सर्वर, SSIS सर्विसेज फॉर SQL सर्वर। ठीक है, ये इंटीग्रेशन सर्वर होता है जो कि SQL सर्वर की तरह ही होता है। फाइल्स होती हैं जो कि आपको आप किसी सर्वर पे कर दें इंस्टॉल, या लोकल मशीन पे कर दें, किसी क्लाउड से आप वो कर लें, ले लें, परचेज कर लें। तो अगेन यानी इन पैकेजेस को चलने के लिए एक सर्वर चाहिए होता है, जो किसी ऑन प्रेम सिस्टम के ऊपर हो सकता है, क्लाउड के ऊपर हो सकता है, या आप उसको किसी VM के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, अगेन वो चीज़ एक रह जाएगी, वो लिमिटेशन थी मेरे लिए। मैंने बड़ी कोशिश की कि वो हो जाए, ताकि आप लोगों को एक वॉक थ्रू हो जाए एंड टू एंड के यार ये चीज़ ऐसे चलती है, बट अगेन वो रह जाएगी हमारी। अच्छा जी, सॉर्ट हो गया हमारे पास सॉर्ट 1 सॉर्ट 2। अब मैं इनको क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, अब इनको ज्वाइन लगाना चाहिए। ज्वाइन के लिए हमारे पास 2 तरह के कंपोनेंट है, एक मर्ज है, एक मर्ज ज्वाइन है। मर्ज सिंपल 2 टेबल्स को क्या करेगा, एक सिंगल कॉलम के ऊपर जिन 2 टेबल्स में सेम वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, कंडीशन कॉलम होना चाहिए, उस कॉलम की बेस के ऊपर वो क्या कर देगा, दोनों को मर्ज कर देगा, लेकिन नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ये सिनेरियो नहीं है। लेफ्ट टेबल है, राइट टेबल में कम रोज हैं, लेफ्ट टेबल में ज्यादा रोज हैं। लाजमी बात है, लेफ्ट टेबल का जब ज्वाइन लगेगा राइट टेबल के साथ, तो राइट की सिर्फ वही वैल्यूज आएंगी जो कि लेफ्ट के साथ मैच करती होंगी। लेकिन लेफ्ट इज द पेरेंट टेबल। जो प्रोडक्ट का टेबल है वो हमारा पेरेंट टेबल है। टोटल प्रोडक्ट के अंदर पड़े हुए हैं। एक्स्ट्रा को एट्रीब्यूट कहीं और से टेबल से उठा के लेके आना है, तो वो हमने
लेके आना है, जब ज्वाइन लगाएंगे जहाँ पे वो आईडी नहीं मैच हो रही तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जहाँ आईडीज मैच हो रही हैं वहाँ से उसके जो भी एट्रीब्यूट्स उठाने हैं वो उठा लें। आगे हम चल के देखते हैं इसको। अब हमने कर लिया, अब हम मर्ज ज्वाइन को यूज करते हैं। मर्ज ज्वाइन जो है वो इस पर्पज के लिए यूज होता है। अब इन सॉर्ट की जो आउटपुट है, सॉर्ट का जो है ना फेल ओवर आउटफ्लो नहीं होता, सिर्फ इसका सक्सेस आउटफ्लो होता है कि आपने किसी एक कॉलम को सॉर्ट किया एंड दैट्स इट, वो सॉर्ट कर देता है। अच्छा, सॉर्टेड आउटपुट को वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, मर्ज ज्वाइन लेफ्ट इनपुट। मर्ज ज्वाइन के लिए ये मेरी लेफ्ट इनपुट है, लेफ्ट टेबल है। सिंपल जैसे सीक्वल में हम लेफ्ट ज्वाइन लगाते हैं, सिंपल इसको वैसे समझिए। मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ SSIS में, तो लेफ्ट ज्वाइन लगाने के लिए जो लेफ्ट टेबल है ये वाला मैंने मर्ज ज्वाइन, ये दो है, राइट है कि लेफ्ट है, मैंने इसको लेफ्ट सेलेक्ट कर लिया। जो इसकी आउटपुट सॉर्टेड आउटपुट है वो एज ए लेफ्ट ज्वाइन ले रहा हूँ। इसने प्रोडक्ट आईडी की बेस के ऊपर पूरा टेबल सॉर्ट कर दिया। अब इसके आउटपुट में पूरा का पूरा टेबल ही होगा। इसको मैं लेके आया हूँ। अब उसने दूसरे के लिए मुझसे नहीं पूछा ये कौन सी आउटपुट है, क्योंकि उसको पता लेफ्ट आ गई तो अब राइट ही आ रही है, उसके पास दो ही इनपुट आ सकती हैं। तो उसको अब सेकंड वाला है, उसने नहीं पूछा कि ये कौन सा है, उसने खुद से उसको राइट कर दिया। अगर आप इसको डबल क्लिक करके देखेंगे तो ये राइट होगा। ठीक है, अब इसको जब मैंने डबल क्लिक किया इस कंपोनेंट के ऊपर, अब इसको हमने कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है अब कहता है आगे आपने दोनों टेबल से, अब हमारे पास ये वाला टेबल लेफ्ट है, ये वाला टेबल ज्वाइन है, यहाँ पे हमारे पास ज्वाइन की टाइप है। हमारे पास यहाँ पे 3 ज्वाइनिंग है, लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और इनर ज्वाइन। आई थिंक आपको इन तीनों का आइडिया है। इसके अलावा सिंपल लेफ्ट नहीं है, सिंपल राइट नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या किया, लेफ्ट आउटर ज्वाइन सिलेक्ट किया। अच्छा, वो कहता है कि अब कौन कौन से कॉलम उठाने हैं। मैं कहता हूँ सारे कॉलम पहली टेबल से एक्सेप्ट प्रोडक्ट आईडी, नहीं बल्कि प्रोडक्ट आईडी भी, और जो सेकंड टेबल है उससे स्टैंडर्ड कॉस्ट। पहले टेबल से सारे प्रोडक्ट सारे कॉलम एक्सेप्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट में पहले एक टेबल से नहीं उठा रहा, क्योंकि ये मैंने देखा था तो पहले टेबल में जो स्टैंडर्ड कॉस्ट का कॉलम है वो नल पड़ा हुआ है। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है ना वो दूसरे टेबल में पड़ी हुई थी, इसलिए मैं वहां से उठा रहा हूँ। ठीक है, अब पहले टेबल से वो स्टैंडर्ड कॉस्ट को आगे नहीं लेके जाएगा, इस जगह पे जाके मैंने फिल्टर कर दिया, कॉलम पहले टेबल से स्टैंडर्ड कॉस्ट को हटा दिया। प्रोडक्ट आईडी के ऊपर ज्वाइन लग गया, टेबल ए के सारे कॉलम एक्सेप्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट, टेबल बी का स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, अब इनमें से फॉर एग्जांपल जो इनपुट कॉलम है नेम, इसका आउटपुट कॉलम है नेम, मैं इसको कह देता हूँ, मुझे पता है ये प्रोडक्ट का नेम है तो मैं इसको नेम दे देता हूँ प्रोडक्ट नेम। ठीक है, प्रोडक्ट नंबर, इसको मैं प्रोडक्ट आईडी भी कह सकता हूँ। वैसे अभी इसको प्रोडक्ट नंबर ही रहने देते हैं, आगे चल के इसको देख लेंगे। ठीक है, बाकी मैं कुछ भी अभी नहीं लेके जाना चाहता। अच्छा, मैंने इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट ये कर दिया। ठीक है, क्योंकि उसने कर दिया था, मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट दोनों से उठाया था, दूसरे से 1 कर दिया था। अब मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट एक ही है, मैंने उसको 1 कर दिया। अब ओके कर दिया मैंने, मेरा ये कंपोनेंट क्या हो गया, कॉन्फ़िगर्ड हो गया प्रॉपरली। गॉट इट, कोई इशू किसी तरीके का कोई। अब इसकी जो आउटपुट है वो मैं क्या करता हूँ, वो मैं मेरा एक OLEDB सोर्स, ये सोर्स है, अब मुझे एक डेस्टिनेशन चाहिए। अब यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ नीचे, यहाँ पे मेरे पास है OLEDB डेस्टिनेशन, इसका कनेक्शन हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसकी इनपुट जो निकालूंगा मैं मर्ज ज्वाइन की, अगेन मैंने इसको दे दी और इसमें जाके मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इसका कनेक्शन। ठीक है, और कनेक्शन में मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ VVM DWH, और वो कहता है कि टेबल या व्यू आपने सिलेक्ट करना है जिसमें आपने डाटा डंप करना है। डिम प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया मैंने, और व्यू एग्जिस्टिंग करता हूँ, इसमें अभी एग्जिस्टिंग डाटा कोई नहीं है। उसने जो डिम प्रोडक्ट था ना मेरा डाटा वेयर हाउस में टेबल, उसको रीड कर लिया है, उसमें डाटा एग्जिस्ट कोई नहीं करता, उसका जस्ट स्कीमा उसने रीड करके दिखा दिया ये कॉलम है। ठीक है, मैपिंग्स में ऐसा, इसमें यहाँ पे कुछ कन्फिग्रेशन मौजूद है, जैसे कि कीप आइडेंटिटी। अगर कोई कॉलम ऐसा है जो कि आइडेंटिटी कॉलम है, तो यहाँ पे अगर आप उसको कीप आइडेंटिटी करेंगे तो एज ए आइडेंटिटी कॉलम ही आगे जाएगा। ठीक है, डेस्टिनेशन टेबल में कीप नल्स का मतलब ये है कि अगर किसी पूरी रो नल आ रही है, आप कहते हैं कीप नल्स, तो वो इंसर्ट हो जाएगी डेस्टिनेशन में। अगर आप कहते हैं कीप नल्स, तो अगर कीप नल्स को चेक नहीं करते तो आपके नल रोज नहीं जाएंगे, क्योंकि नल रोज की जरूरत नहीं होती। अगर किसी एक कॉलम के एक सेल में कोई नल वैल्यू आ रही, बाकी उसकी वैल्यूज आ रही, तो उसको ये जाने देता है, कीप नल्स के बावजूद भी क्या कहते हैं उसको जाने देता है।
अगर कीप नल सेलेक्ट कर देंगे तो पूरी की पूरी रो जहाँ पे नल होगी ये इंसर्ट कर देगा, और अगर चेक नहीं होगी तो ये उसको निकाल देगा। ठीक है, चेक कंस्ट्रेंट्स, टेबल लॉक, टेबल को लॉक करेगा, टेबल लॉक सेलेक्ट कर दे, जो आपकी डेस्टिनेशन टेबल है उसको ये लॉक करेगा, यानी जब उसमें इंसर्शन करोगे उस पर बाकी कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करेगा। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो टेबल को लॉक नहीं करेगा, उस पर अगर कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसको परफॉर्म होने देगा, डेडलॉक क्रिएट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल सेम टाइम के ऊपर विजुअलाइजेशन टूल उसको रीड कर रहा था और इस टेबल ने उसके ऊपर राइट करने की कोशिश की, तो क्या करेगा, एक डेडलॉक बन जाएगा। तो अगर मैं टेबल लॉक हटा देता हूं तो टेबल लॉक नहीं होगा, यानी इस ये तभी राइट कर पाएगा जब उसको बीच बीच में टाइम मिलेगा। ठीक हो गया। चेक कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि इस टेबल के ऊपर अगर कोई कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं तो इसको ये चेक करके उस कंस्ट्रेंट के मुताबिक डाटा जो है ना वो डालने देगा। रोज पर बैच, हर बैच में कितनी रोज जा सकती है, मैक्सिमम इंसर्ट कमिट साइज कितना है, इतनी रोज ये एक गो में डाल सकता है। अगर इससे बढ़ाना चाहें तो आई थिंक बढ़ा भी सकते हैं आप। मैपिंग में जाके ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप मैपिंग कौन से कॉलम के ऊपर, अब हमारे पास पीछे से बैकएंड से कुछ कॉलम्स आ गए, हमने 2-3 डिफरेंट टेबल से वो कॉलम्स लेके आ गए, और आगे फ्रंट एंड में हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं जो कि डेस्टिनेशन के कॉलम्स हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। उसमें डाटा किस तरह, कौन से कॉलम के ऊपर कौन सा कॉलम मैपिंग होगा, दोनों के स्कीमा उसने कर लिए ना, जो उसकी आउटपुट आ रही है कंपोनेंट की ज्वाइन की, फाइनल ज्वाइन की, वो भी है हमारे पास, और आगे जो उसने स्कीमा है टेबल का वो भी रीड कर लिया। तो दोनों ही हमारे पास अब अवेलेबल हैं, इनपुट कॉलम्स भी अवेलेबल हैं, डेस्टिनेशन कॉलम्स भी अवेलेबल हैं। अब हमने अगर नेम सेम है तो खुद से ये मैपिंग कर देता है, हमने एक दफ़ा रिविजिट कर लेते हैं। अगर नेम सही नहीं है, लेट्स से कि वो जो है ना नेम्स में कोई डिफरेंस है, जो सोर्स के जो आ रहे हैं नेम्स वो और जो डेस्टिनेशन के हैं, तो फिर आप खुद से कहते हैं कि इस कॉलम को इसके ऊपर मैप होना है, इसके ऊपर मैप होना है, तो आप खुद से एक मैपिंग जो है ना यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे हमारे क्योंकि सेम है तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी को वो प्रोडक्ट आईडी के साथ कर रहा है, लेकिन मैं प्रोडक्ट नंबर के साथ कर देता हूँ। प्रोडक्ट नेम के ऊपर जा रहा है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जा रहा है हमारे पास। इसको मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करता, इग्नोर करता हूँ। कैटेगरी भी नहीं है उसके पास, इसको भी इग्नोर करता हूँ। कलर, साइज़, ठीक है, स्टाइल, ये सारे उसने इनको कर दिया है। अच्छा, प्रोडक्ट की को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्यों इग्नोर कर रहा हूँ? एनीवन हैव एनी आइडिया? लोग अटेंटिव है ना? एवरीवन ऑनलाइन इज लिसनिंग टू मी के सोए हुए हैं सारे लोग? सर जाग रहे हैं लेकिन आज मुश्किल है थोड़ा। मुश्किल है, आई नो दिस इज डिफिकल्ट, एक दिन में आप SSIS को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, बट ये है कि आपको अगर बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कंट्रोल फ्लो कैसे डिज़ाइन करते हैं, डाटा फ्लो कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अच्छा, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट। आप एक दिन में 2 घंटे में आप नहीं सीख सकते इसको, अगर मैं श्योरली बताऊं कि नहीं सीख सकते आप इसको, डेफिनेटली नहीं सीख सकते। लेकिन ये कि आपने जस्ट बेसिक आइडिया लेना है कि अच्छा यार ये टूल है, इसमें ये कंपोनेंट है, इस तरह काम होता है। अगर आप फ्लो को समझ लेंगे ना, बाकी चीज़ें कंपोनेंट आपको मैंने मटेरियल दे दिया, वो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं, डिटेल में बैठ के कंपोनेंट को स्टडी कर सकते हैं अगर आपके पास है इतना इंटरेस्ट या आप। ठीक है, अब मैं इसको अगर ओके करता हूं तो ये 2 कॉलम तो इग्नोर हो जाएंगे, इनमें वो नल कोशिश करेगा इंसर्ट करने की। अगर इसमें नॉट नल नहीं लगा हुआ तो, अगर नॉट नल लगा हुआ कि ये 2 कॉलम नल नहीं हो सकते तो यहीं पे ये एरर दे जाएगा। अगर नॉट नल कंपोनेंट्स के ऊपर नहीं लगा हुआ तो फिर ये नल वैल्यूज वहां फेंकता जाएगा। अगर मैं इसको चला देता हूँ, ठीक है, मैं ओके करता हूँ, ये मेरा सक्सेसफुल हो गया, एक फ्लो बन गया मेरा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा अभी, तो अगर ये 2 कॉलम के ऊपर डेस्टिनेशन पे नॉट नल नहीं लगा हुआ तो ये क्या करेगा, डाटा डंप कर देगा, लेकिन वो 2 कॉलम नल फेंक देगा वहां पे। प्रोडक्ट की ऑटो जनरेटेड थी, मैंने आपको कहा था आइडेंटिटी थी, तो वो ऑटो जनरेटेड 1 से लेकर ऑनवर्ड वो खुद से पॉपुलेट होती रहेगी, उसको कोई वैल्यू देने की, इसलिए मैंने उसको सर इग्नोर किया एक कि उसको चीज, कोई वैल्यू। अगर इस पूरे सिनेरियो को अगर हम एक्सेल पे हम रिलेट करें तो उसका वो किस तरह से, ये अभी क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रिलेशन बता देते हैं अगर एक्सेल से सीक्वल हम। का आइडिया है, सीक्वल का आइडिया है। नहीं, सीक्वल का आइडिया नहीं है। अच्छा, चलें एक्सेल से रिलेट करते हैं। प्रोडक्ट का एक टैब है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है और कुछ एट्रीब्यूट्स हैं प्रोडक्ट के, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट हिस्ट्री का टैब है जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है और उसके आगे उसकी कॉस्ट है और कुछ और एक्स्ट्रा कॉलम्स है, ठीक है। ये 2 टैब समझ लें एक्सेल के हैं, ये समझ आ गई? जी जी ठीक है।
ये समझ आ गया। सॉर्ट में हमने जाके क्या किया कि प्रोडक्ट वाले टैब को एक्सेल के उसकी जो प्रोडक्ट आईडी का कॉलम था उसके ऊपर हमने असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया प्रोडक्ट आईडी के बेस के ऊपर, असेंडिंग सॉर्ट ऑर्डर 1, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में उसको 1 से लेकर ऑनवर्ड। ठीक है, सेम हमने क्या कर दिया, दूसरे टैब में जाके जो सारे के सारे कॉलम्स थे उनको हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट आईडी के बेस के ऊपर कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। अब ये दोनों आए, हमने लगाया वी लुकअप। वी लुकअप का आइडिया है? जी सर, है उसका आइडिया। प्रोडक्ट आईडी का प्रोडक्ट आईडी की बेस के ऊपर, पहले टैब का प्रोडक्ट टैब का प्रोडक्ट कॉस्ट हिस्ट्री टैब के साथ वी लुकअप लगाया बेस्ड ऑन प्रोडक्ट आईडी, लेकिन प्रोडक्ट टेबल के सारे प्रोडक्ट टैब के सारे कॉलम ले लिए, लेकिन प्रोडक्ट कॉस्ट हिस्ट्री से सिर्फ एक ही कॉलम लिया, उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट टेबल से हमने सारे के सारे एट्रीब्यूट उठाए एक्सेप्ट प्रोडक्ट कॉस्ट। जो प्रोडक्ट कॉस्ट का टैब था वो हमने नहीं उठाया, या वो जो कॉलम था वो नहीं उठाया। जो हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट हिस्ट्री का टेबल था वहां से हमने सारे के सारे एट्रीब्यूट्स नहीं उठाए, सिर्फ एक एट्रीब्यूट जो एक कॉलम था प्रोडक्ट कॉस्ट हिस्ट्री का वो उठा लिया बेस्ड ऑन प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी उसमें और उसमें दोनों में सेम है। अब समझ आ गई? जी जी, अभी जी। वो यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा है हमें वो वही मिल रहा है। अब इस रिजल्ट को हमने क्या किया, एक समझ ले एक फाइनल टैब में, एक नेक्स्ट टैब में लेके गए जो हमारा डेस्टिनेशन टेबल है। अब समझ आ गई इसको एक्सेल के साथ अगर रिलेट किया जाए तो? जी जी बिल्कुल आ गया सर, थैंक यू। एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में भेज रहे हैं, डेटा भेज रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही है। अब जो हमारा मर्ज के बाद जो डेटा बन रहा है उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम एज होने चाहिए डेस्टिनेशन वाले, तो जहां पे डेस्टिनेशन में भी हम डेटा भेज रहे हैं हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो पहले हमें मतलब जो सोर्स जो हमारा फाइनल उसका जो डेटा है उसके रिलेटेड हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा कि आप ये जरा माइक ऑन करके उसमें ही बोलें ताकि दूसरे लोग भी सुने इसको। तो जो सोर्स वाला जो है हमारा, तो उससे हम सेम जो बनाएंगे टेबल क्रिएट करना पड़ेगा हमें। मेरा क्वेश्चन ये हमारा कर लिया, एक सोर्स हमारी जो हमारा डेटा आ रहा है उसको हम डंप करेंगे डेस्टिनेशन में, तो उसके लिए जो जब हम डंप करेंगे तो कॉलम्स जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम एज इट इज उसमें भी होने चाहिए, डेस्टिनेशन में भी होने चाहिए। तो क्या पहले हम जाके एसक्यूएल सर्वर में ड्यूटी क्रिएट करेंगे सेम एट्रीब्यूट्स को, ये ऑटो जनरेट करेंगे। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन है उनको मैं बता दूं, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है। वो कह रहे हैं कि जब हम ये डाटा फ्लो डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो जो कॉलम हमारे पास आउटपुट में आते हैं तो क्या वही कॉलम हमारे पास सेम होने चाहिए डेस्टिनेशन के अंदर ही, डेस्टिनेशन के अंदर भी, और ये हमें ऑलरेडी क्रिएट करने चाहिए या हम इसको रन टाइम के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन इनका बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर करना चाहूँगा। आप इसको पहले से भी बना के रख सकते हैं स्कीमा टेबल्स का। आप कहते हैं कि मेरे ये डाटा टाइप फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल नेम है nvar4 है, 250 है, ये उसकी लेंथ है, ठीक है, और nvar4 उसकी डाटा टाइप है, तो वो उतनी ही होगी। ठीक है, आप पहले से भी डिफाइन करके स्कीमा रख सकते हैं, टेबल्स क्रिएट करके रख सकते हैं। अब नए से भी बना सकते हैं, लेकिन आप अगर इसको समझें, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका डाटा वेयर हाउस आपने, लाजिम बात वो टेबल तो आपने फर्स्ट टाइम आपने सीक्वल में जाके बना लिए या SSIS के कंपोनेंट से बना लिए, लेकिन हर दफा नेक्स्ट टाइम जब आपकी ETL चलेगी तो हर दफा तो आप टेबल नया नहीं बनाएंगे ना। तो टेबल तो आपका वही होगा जो ऑलरेडी डिफाइंड होगा, उसी में ही डाटा बार बार डंप करना, इंक्रीमेंटल डाटा उठा के, डुप्लीकेट डाटा भी डंप नहीं करना। तो इसीलिए मैंने वही प्रैक्टिस यूज करते हुए ऑलरेडी टेबल बना लिया, सीक्वल में ही बना ले, वहीं पे डाटा टाइप डिफाइन कर दें, आइडेंटिटी कॉलम भी डिफाइन कर दें, सारा कुछ उसी के साथ लिंक कर दे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप वन टाइम डाटा लोड कर रहे हैं तो आप रन टाइम के ऊपर भी डाटा टेबल जो है ना, यहीं पे आप डेस्टिनेशन के ऊपर भी बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से जो है ना, यहाँ तो अभी तो ये मेरे पास टेबल शो कर रहे हैं, अगर इस DB में कोई टेबल ना होता तो यहाँ पे जब मैं ड्रैग करता तो वो बाय डिफॉल्ट एक टेबल बना देता मुझे। ठीक है, लेकिन हर दफ़ा ये ऐसा सिनेरियो नहीं होता। लेकिन अगर मैं फर्स्ट टाइम कर रहा होता और DB में कोई टेबल मौजूद ना होता तो मुझे बाय डिफॉल्ट एक टेबल क्रिएट कर देता DB में। ठीक है जी जी जी, एट्रीब्यूट्स उसके जो इनपुट आ रही है
सोर्स वाली, उसी से ये इनपुट आ रही है जो इस मर्ज ज्वाइन के बाद आ रही है, तो उसी के साथ ही वो उसको करता। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कोई कॉलम निकाल देता हूँ तो डेफिनेटली वो कॉलम आगे नहीं जाएगा। यहाँ से मैं अगर किसी कॉलम को चेक कर देता हूँ, ठीक है, रो GUID को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, किसी और कॉलम को अगर हटा देता हूँ तो ये हमारे पास डेस्टिनेशन में नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास एक बन गया। अब इसको मैंने कर लिया सेव। अब इसको चलाने के दो तरीके हैं, इसको राइट क्लिक करें इस पेन में और एग्जीक्यूट टास्क करें। ठीक है, या आप जाएं इधर SSIS पैकेजेस में और एग्जीक्यूट पैकेज करें। पैकेज का मतलब ये है कि अगर इसमें कोई और टास्क भी हैं तो वो सारे के सारे चलेंगे, लेकिन अगर आप किसी एक सिंगल टास्क को चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको एग्जीक्यूट टास्क करेंगे तो जस्ट यही टास्क जो है ना मेरे पास चलेगा। और अगर आप इसको डिप्लॉय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और डिप्लॉय पैकेज करेंगे तो ये आपका पैकेज सर्वर के ऊपर डिप्लॉय हो जाता है, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आज हम उसको नहीं कर पाएंगे। उसकी रीज़न यही है कि वो मेरे पास SSIS जो सर्विसेज हैं वो नहीं चला पाया। मैंने कोशिश की कि वो चल जाएं, लेकिन वो एरर आ रहा था और मैं उसको नहीं कर सका रिजॉल्व। अगर हम इसको एग्जीक्यूट टास्क करते हैं तो आपको पता चलेगा कि डाटा किस तरह से। अब ये देखें, अब इसके मल्टीपल डाटा सोर्सेस से उसने डाटा फैच किया। नंबर ऑफ रोज हमें बता रहा है कि 504 रोज जो है वो प्रोडक्ट से उसने रीड किए, 395 रोज उसने दूसरे से रीड किए हैं। टोटल उसने जब उसने लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाया, मैंने अगेन बताया था कि यहाँ पे मैं डाटा की इंटेग्रिटी को डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, वो 604 रोज कैसे हुई, ज्वाइन में कोई इशू था अगेन, क्योंकि लेफ्ट आउटर ज्वाइन है तो इस वजह से रोज बढ़ गई हैं। ठीक है, और उसने OLEDB डेस्टिनेशन में ये डाटा डाल दिया हुआ है। अगर हम जाके, अभी हमने ट्रंकेट किया हुआ था, अगर मैं जाकर अभी आपको उस टेबल में दिखाऊं जो हमारा DWH का टेबल था अगेन, तो आपको पता चलेगा कि जी हमारे पास डाटा आ चुका है। और कुछ कॉलम मैंने आपको बताया थे कि कैटेगरी और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये टोटल कॉलम ही ब्लैंक होंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल कॉलम, इनमें तो कुछ वैल्यूज ब्लैंक आ रही है ना बाकी कॉलम्स, लेकिन ये दो कॉलम्स ऐसे हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली ब्लैंक चल रहे हैं। उसकी रीजन यही थी कि इनकी जो बैक एंड पे जो डाटा था वो हमारे पास अवेलेबल, हमने उसकी डाटा कहीं से नहीं लाए थे, हमारे पास मैपिंग मौजूद नहीं थी। ठीक है, हमारे पास कुछ और कॉलम थे लेकिन इनके लिए कोई कॉलम अवेलेबल नहीं थे। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस टेबल को दोबारा से मैं ट्रंकेट करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं। मैंने ऑलरेडी एक पैकेज किया हुआ है डिज़ाइन। ठीक है, मैं आपको वो, इसको यहाँ से स्टॉप कर देते हैं, ये वाला स्टॉप करेंगे तो अब ये रुक गया। वन टाइम आपने चलाना है, इसको टेस्ट करना है पैकेज को। अब इसमें कोई एरर नहीं आया, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर नॉट नल सेट नहीं था उन कॉलम्स के ऊपर, उसमें नल जा सकते थे, इसलिए उसने नल फेंक दिया वहाँ पे। उसको मैपिंग नहीं मिली, इनपुट नहीं मिली, उसने क्या किया, कोई कॉलम मैप नहीं तो उसने नल फेंक दी, पॉपुलेट करा दिया। बाकी चीज़ों को सक्सेसफुली जो वैल्यूज उसको मिल गई ज्वाइन के जरिए उसने पॉपुलेट करा दी। गॉट इट। अच्छा, अब इसमें हम जाके देखते हैं कि जी, मैं आपको, मेरे पास ऑलरेडी पैकेज मैंने डिज़ाइन करके रखा हुआ है। इसमें मैंने 3 डिफरेंट जो पैकेजेस हैं, 3 डिफरेंट कंट्रोल फ्लो टास्क बनाए हुए हैं। डिम प्रोडक्ट के लिए बनाया हुआ है, डिम डेट के लिए बनाया हुआ है, एक एग्जीक्यूट एसक्यूएल टास्क बनाया हुआ है। ठीक है, अब सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट का टेबल है, प्रोडक्ट कॉस्ट का टेबल, कॉस्ट हिस्ट्री का टेबल है, प्रोडक्ट मॉडल का टेबल है। ठीक है, सेम वही काम, सॉर्ट किया प्रोडक्ट को, ठीक है, और प्रोडक्ट कॉस्ट हिस्ट्री को सॉर्ट किया है। पहला मर्ज ज्वाइन लगा है मेरा, लेफ्ट आउटर ज्वाइन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट आईडी और स्टैंडर्ड कॉस्ट में उठा के लेके आ रहा हूँ, ये जो काम अभी हमने किया है। ठीक है, ये सारा वही काम है, ये यहाँ से लेकर ये वाला, सिर्फ डेस्टिनेशन इसकी नहीं है, डेस्टिनेशन आगे जाके आ रही है। ठीक है, अब ये पहले जो हमारे पास मर्ज ज्वाइन के बाद जो आउटपुट निकली है उसको मैंने दोबारा सॉर्ट किया है। उसको रीजन ये थी, अब मेरे पास प्रोडक्ट मॉडल आईडी है, इस टेबल के अंदर भी प्रोडक्ट मॉडल आईडी है और इस टेबल के अंदर, इस आउटपुट के अंदर भी प्रोडक्ट मॉडल आईडी है, जिस बेस के ऊपर मुझे ज्वाइन लगाना है। तो दोनों को मैंने फिर अगेन सॉर्ट किया, उसकी आउटपुट को भी, इस मर्ज ज्वाइन की आउटपुट को भी मैंने सॉर्ट किया, इस प्रोडक्ट मॉडल की जो आउटपुट थी जो कि प्रोडक्ट मॉडल आईडी है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों को मैंने सॉर्ट किया। ठीक है, यहाँ से भी प्रोडक्ट मॉडल आईडी आएगी, यहाँ से भी आ गई और बाकी कॉलम्स भी आ गए। अब यहाँ पे आके मैंने क्या किया, सेकंड आउटपुट मेरी क्या निकलेगी,
जो सेकंड आउटपुट मेरी निकलेगी वो ये निकलेगी, यहाँ से अगर हम क्लिक करते हैं तो वो ये आ रही है प्रोडक्ट आईडी। यहाँ से मैंने क्या किया, प्रोडक्ट मॉडल आईडी से मैंने कौन सा कॉलम उठाया, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, यहाँ से मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने कौन सा कॉलम उठाया, ये वाला नेम वाला, ठीक है, नेम वाला कॉलम मैंने उठाया, प्रोडक्ट मॉडल आईडी, प्रोडक्ट मॉडल का नेम उठाया मैंने, ठीक है, और इस नेम को मैंने आगे रीनेम किया हुआ, प्रोडक्ट मॉडल डिस्क्रिप्शन है ये, जो कि हमारा कॉलम खाली गया था, एम्प्टी गया था, आपको याद होगा। ये सेम काम है, सिमिलर काम है जो मैंने पहले किया है ना, आपको भी दूसरे उसमें दिखाया प्रोजेक्ट में, यहाँ तक ये वाला सेम काम था। सेम वही काम मैंने एक और टेबल उठाया, उसकी प्रोडक्ट मॉडल आईडी, और जो पहले आउटपुट मेरे पास आ रही है उसके अंदर भी एक प्रोडक्ट मॉडल आईडी है, ये दोनों सेम कॉलम है, इनकी बेस के ऊपर दोबारा से ज्वाइन लगा दिया, ठीक है, तो एक और आउटपुट बन गई मेरे पास, उस दोनों कॉलम्स को सॉर्ट किया, एक ज्वाइन लगा दिया। अब मेरे पास एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी आ गई। चौथे स्टेप में जाके मैंने क्या किया, एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का टेबल है, वहां से भी डाटा उठा लिया, उसका डाटा भी सॉर्ट कर लिया, इस सेकंड आउटपुट का डाटा भी सॉर्ट कर लिया, और इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से मैंने क्या उठाया, डिस्क्रिप्शन उठाई है, ठीक है। अब आई थिंक मैंने इसको आगे यूज नहीं किया, पता नहीं मैंने क्यों उठा लिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टीपल तरीकों से आप ज्वाइन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और कॉलम डिफरेंट टेबल से उठा सकते हैं। मकसद आपको समझाना है कि अगर आपने मल्टीपल टेबल से ज्वाइन लगाना है तो कैसे लगाना है। अब आप देखें तो कितना बड़ा ये कंपोनेंट, एक डिजाइन बन गया आपके पास, ठीक है, और एक इसकी जाके फाइनल आउटपुट बनी है, और उस फाइनल आउटपुट को हमने क्या किया है, हमने मैप कर दिया है डेस्टिनेशन के साथ, ठीक है, ये हमारे पास मैपिंग बन गई है। अब वो दो सिर्फ प्रोडक्ट की इग्नोर की हुई है मैंने, प्रोडक्ट मॉडल डिस्क्रिप्शन भी आ गई और कैटेगरी भी आ गई। अब वैल्यूज तय पूरी आए कि ना आए, बट हम इस टास्क को करते हैं एग्जीक्यूट, ठीक है। अब इसने 606 रोज इंसर्ट कर दी, पहले वाला डाटा मैंने ट्रंकेट कर दिया था। इसको करते हैं कमेंट और इसको चलाते हैं। तो आप देखें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में भी कहीं कहीं पे डाटा आ गया है, नॉर्मली जहाँ पे ज्वाइन उसको मिल गया है। कैटेगरी में स्टिल डाटा नहीं आया, शायद उसकी मैपिंग, उसकी जो ज्वाइनिंग कंडीशन है वो सही नहीं है, ठीक है, वहाँ से डाटा नहीं है, स्टिल कैटेगरी जो है ना वो नल है, लेकिन हम इसको चेक कर सकते हैं कि वो क्यों नल है, उसकी क्या रीज़न है, ठीक है। अब अगर देखें तो हमारे पास एक प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट आईडी वही प्रोडक्ट नंबर है, प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, उसकी कैटेगरी है, कलर है, साइज है, क्लास है, स्टाइल है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है, लिस्ट प्राइस उसकी रिटेल प्राइस समझ लें, ठीक है, वेट है यूनिट का, उसका यूनिट ऑफ मैयर वेट का, ठीक है, साइज का यूनिट ऑफ मैयर है, वेट कितना है, डेज टू मैन्युफैक्चर कितना है, प्रोडक्ट लाइन डिफरेंट उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ये प्रोडक्ट की एक डायमेंशन हमने बना ली ईटीएल करके। गॉट इट? कोई कॉन्सेप्ट समझ आया? कहीं पे कोई कंफ्यूजन, किसी किस्म का कोई मसला, कोई परेशानी? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर आप समझ रहे हैं कि टेक्निकली आपने ग्रैस्प कर लिया तो टेक्निकली थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आई नो दिस, कि ये टेक्निकल चीज़ें सारी चीज़ें ग्रैस्प नहीं होंगी, बट फ्लो की समझ आ गई कि चल क्या रहा है। समझना आपने फ्लो है, कॉन्सेप्ट को समझना, फ्लो को समझना चाहिए यार, इस तरह से डिज़ाइन होती है ना चीज़ें, ये आपको मिल जाएंगी नेट के ऊपर, ठीक है। मैंने जब फर्स्ट टाइम सीखी थी तो मैंने भी कहीं से गूगल करके सीखी थी, तो आपको नेट के ऊपर बहुत सारा बेबहा मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन जब अगर आप फर्स्ट टाइम जाके करने बैठेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी यार मैं कहाँ से पकड़ूं, मैं किस डायरेक्शन में लेके चलूं। अब मैंने आपको बता दिया कि आपके पास OLTP एडवेंचर वर्क्स का वो आपने रिस्टोर मार लेना है, आपके पास DWH पड़ा हुआ एडवेंचर वर्क्स का, उसी OLTP के ऊपर बना हुआ है, वो भी आपने रिस्टोर मार लेना है सीक्वल में। किसी एक डायमेंशन को पकड़ें, उसका देखें कि ये कॉलम है, उसका एक स्क्रिप्ट जनरेट करें, ठीक है, डायमेंशन का एक नया DB बनाए, उस डायमेंशन में जाकर उसका स्क्रिप्ट बना के आपने देखना है कि यार इन कॉलम्स को मैंने पॉपुलेट करना है। अच्छा, इनको पॉपुलेट करना है, ये आपकी एक रिक्वायरमेंट बन गई क्लाइंट की तरफ से, इनको पॉपुलेट करना है, इसका मैंने ETL करनी है, लेट से SSIS के थ्रू। तो SSIS के थ्रू कैसे करूंगा, आप जाएंगे SSIS अपना SQL सर्वर डाटा टूल्स खोलेंगे, सोर्सेज बनाएंगे, डेस्टिनेशंस बनाएंगे, आप देखेंगे ये इन्फॉर्मेशन मेरी टेबल ए में पड़ी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन मेरी टेबल बी में पड़ी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन मेरी टेबल सी में पड़ी हुई है, ये इस कंडीशन के ऊपर, ज्वाइनिंग कंडीशन के ऊपर निकलेगी। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने निकालनी है, उस तरह से वो कंपोनेंट यूज़ करने हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है, अगर कोई आपने कोई कॉलम एक्स्ट्रा जनरेट करना है, कोई डिराइव कॉलम्स बनाना है, वो सारे आपने बना के डाटा को एट द एंड कुक करके कौन सा कॉलम कौन सी चीज़ चाहिए आपको, एट द एंड आपको एक आउटपुट मिलेगी, डेस्टिनेशन टेबल के ऊपर उसको मैप करें और टास्क को एग्जीक्यूट कर दें। जब आप ये काम करेंगे किसी एक टेबल के लिए, आपको महसूस होगा कि नाउ यू आर टेक्निकल। आप अगर किसी एक टेबल के लिए कर लेते हैं
आई एम 100% श्योर कि अगर आपको सुबह डाटा वेयर हाउस बनाने के लिए दे दिया जाए और 2 महीने का टाइम दे दिया जाए और आपको रिक्वायरमेंट समझा दें, तो आई थिंक आप सारे बैठ के उसको कर सकते हैं। और यही चीज़ होती है एक्चुअल में, आपको डे 1 पे जो चीज़ टेक अवे जो होती है ना, आपने लेके जो जानी होती है, वो यही होती है कि आपको फ्लो का पता हो, आपको पता आप किस पॉइंट पे खड़े हैं, आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, आपके पास रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपके पास सोर्सेज क्या हैं, आपके पास डेस्टिनेशंस क्या हैं, आपके पास टूल्स कौन से हैं, आपने क्या काम करना है। अगर यही ना पता हो तो इंटरनेट तो भरा पड़ा है लेकिन डायरेक्शंस नहीं है ना। आप डाटा वेयर हाउस पढ़ने बैठेंगे, आप पावर बीआई में निकल जाएंगे, आप एनालिटिक्स पढ़ने बैठेंगे, डाटा साइंस में निकल जाएंगे, आपको कोई डायरेक्शन ही नहीं बनेगी, आपको समझ नहीं होगी ये चीजें रिलेट किस तरह से कर रही हैं। मैंने अगर एक जगह से स्टार्ट करना तो मैंने एंड किस जगह पे करना है। तो यही एक इंस्ट्रक्टर का यही काम होता है कि वो आपको चीज़ों को रिलेट कर देता है, लिंक कर देता है। और यही मेरा पर्पस यहाँ पे आपको समझाने का, कि आपको चीज़ों का रिलेशन पता हो कि हमारे पास DWH OLTP था, DWH था, हमने प्रॉपर एक स्टोरी देखी। अब हम आ गए हैं ETL करने पे, कि हम DWH तो हमने पढ़ लिया कि स्ट्रक्चर तो होता है, स्कीमा होता है, OLTP को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं OLAP के अंदर। दिस इज आई थिंक मेरे लिए तो ये एक चीज़ इंटरेस्टिंग, अगर मैं आपकी जगह बैठा होता तो मेरे लिए तो एक चीज़ इंटरेस्टिंग होती कि यार अच्छा अब हम ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं। अब हम, आपको पता है, क्लियर है कि आप कहाँ बैठे, किस पॉइंट के ऊपर बैठे एग्जैक्टली। अच्छा, ये हमारे पास था, हमारे पास अब डाटा जो है ना, अब इसको मैं कर देता हूँ स्टॉप, ये चल गया है, ठीक है, सक्सेसफुल हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल फ्लो में जाके देखूँ तो मेरे पास एक डिम डेट का जो है ना एक और कंट्रोल बना हुआ है, ठीक है। उसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास एक एक्सेल है सोर्स, और एक मेरे पास OLEDB डेस्टिनेशन है। अच्छा, ये क्या कर रहा है, मैंने एक कनेक्शन बनाया है एक्सेल का, ठीक है। सिंपली हम इसको देख लेते हैं, अगर मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। मैंने एक कंपोनेंट ड्रॉप किया है और उसको मैंने उसका मैं यहाँ पे क्लिक करके भी बना सकता हूँ। मैं अभी दोबारा बना लेता हूँ, न्यू करता हूँ, ठीक है। ब्राउज करता हूँ जिस फाइल के साथ, वो ऑन प्रेमिसेस भी हो सकती है, वो किसी क्लाउड के ऊपर भी पड़ी हो सकती है, तो आपके पास लिंक होना चाहिए। आप ये लिंक वेरिएबल में भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वेरिएबल नहीं बनाए, ठीक है, लेकिन आप इसको बना के डाल के वो भी यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास जो URL है वो, या जो पाथ है वो एक वेरिएबल में पड़ा, वो वेरिएबल सिलेक्ट करें, वो वेरिएबल से उठा लेगा, रीड कर लेगा। मैं वो भी आपको बताता हूँ कि वेरिएबल बनते कैसे हैं। अच्छा, मैंने एक जो है ना कनेक्शन बनाया है एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 972003, मैंने कंपोनेंट ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, ठीक है। 97203 एक फाइल फॉर्मेट होता है एक्सेल का ना, उसके ऊपर मैंने एक कनेक्शन बनाया है, ठीक है। वहां से एक मैंने फाइल का, टोटल फाइल का एक पाथ दे दिया है, ठीक है, dimdate.xls। अब इस फाइल का मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फाइल आपके पास पड़ी हुई कहाँ पे है। ये फाइल मेरे पास एक्सेल वर्कबुक में पड़ी हुई है, वो 2090 वाली पड़ी हुई है। ये मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास एक डेट की डायमेंशन है, समझ लें। अब क्योंकि डेट की डायमेंशन कभी भी OLTP में मौजूद नहीं होती, डेट की डायमेंशन जब बनाते हैं इसका डाटा कहीं OLTP में मौजूद नहीं, OLTP में सिर्फ डेट्स होती हैं कि अगर कोई सेल हुई तो सेल्स की डेट क्या है, ट्रांजैक्शन की डेट क्या है, सेल ऑर्डर की डेट क्या है, ठीक है। वहां पे सिर्फ डेट्स होती हैं कि ये। अब हमने, क्योंकि डेट एक डायमेंशन है, तो डेट की डायमेंशन जब भी आप किसी वेयर हाउस में बनाते हैं तो आप खुद से बनाते हैं। अब लेट्स से एक सिनेरियो ले रहे हैं कि ये आपके पास एक डेट की डायमेंशन आपने एक एक्सेल में बना ली है, ये आपके पास एक एक्सेल में है, ठीक है। ये आपके पास डेट की है, ये आपके पास डेट है, डे नंबर ऑफ वीक, वीक का कौन सा डे नंबर था, नेम क्या था, ठीक है। स्पेनिश डे नेम है उसका डिफरेंट, क्योंकि ये मैंने वही कॉपी की है जो कि एडवेंचर वर्क्स की डिम डेट है, उसी को मैंने कॉपी करके एक्सेल में रखा हुआ है, तो उन्होंने इसको एक्सटेंसिवली बनाया हुआ है। गॉट इट। फिजिकल ईयर स्टार्ट का क्या, फिजिकल ईयर कौन सा है, कैलेंडर ईयर कौन सा है, फिजिकल सेमेस्टर कौन सा है, ये सेमेस्टर है ना, हाँ सेमेस्टर कौन सा है, क्वार्टर कौन सा है, कैलेंडर ईयर कौन सा है, कैलेंडर क्वार्टर कौन सा है, ये डिफरेंट चीज़ें एट्रीब्यूट्स उन्होंने बना के इसके रखे हुए हैं। अब मैंने ये इसको एज इट इज़ अपने डाटा वेयर हाउस में, अब ये मैंने समझे, मैंने एक्सेल में बनाई, आप लोगों ने एक्सेल में इसको बनाया, एंड यू आर नाउ, आपका टास्क है कि आपने इसको अपने डाटा वेयर हाउस में लेके जाना है, सिंपली इसको उठाना है और डाटा वेयर हाउस में। तो आपने इसका पैकेट डिज़ाइन किया, आपने एक इस URL पे गए, ठीक है, डेस्कटॉप पे डेट, और डेट के फोल्डर के अंदर डिम डेट आपने सिलेक्ट कर लिया, आपका कनेक्शन बन गया। अब जब आप इधर जाएंगे तो आपने क्या किया,
इस कनेक्शन को कर लिया सिलेक्ट। अब जब कनेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, देखें टेबल और व्यू, अब क्योंकि ये टेबुलर स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है तो हम टेबल और व्यू ही सिलेक्टेड रहने देंगे, और यहाँ पे जब ड्रॉप डाउन करेंगे ना तो उसको वैसे पिक कर लेना चाहिए, यहाँ पे नहीं कर रहा वो। I think it is creating some sort of issue. ये पहले भी मुझे आ रहा था and now it is coming again. अच्छा, अगर हम इसको इससे नहीं करते, इसको चल के देखते हैं कोई इशू आ रहा था, हम इसको फ्लैट फाइल से, हमारे पास एक फ्लैट फाइल भी पड़ी है, फ्लैट फाइल को पहले देख लेते हैं, बाद में इसको देखेंगे कोई इसका इशू आ रहा है एक्सेल का। ठीक है, हम इसका न्यू कनेक्शन फ्लैट फाइल कंपोनेंट हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसको यहाँ पे आपको यूनिक नेम दे सकते हैं, मैं इसको डिफॉल्ट नेम ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, ब्राउज करेंगे और आप जाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर, लेट मी, इसको मुझे ज़रा रीओपन करने में, आई थिंक ठीक है, हम इसी को यूज़ करते हैं, इसमें ना कोई सम सॉर्ट ऑफ इशू इज देयर, वो उसको उठा नहीं रहा। हमारे पास एक कनेक्शन मैनेजर है, उस कनेक्शन को मैंने उस फाइल के साथ यूआरएल उसको पाथ दे दिया। ठीक है, उसने एक्सेस कर लिया उसको। अब मैंने एक एक्सेल का कंपोनेंट ड्रॉ किया और उसको वो कनेक्शन पास कर दिया। ठीक है, जो मैंने बनाया हुआ था। ठीक है, अब टेबल और व्यू किया तो डिम डेट उसने जो टैब था वो उठा लिया है। अब यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे तो वो मुझे डाटा भी दिखा रहा है उसका। कॉलम्स में जाएंगे और एरर आउटपुट, एरर मैंने कन्फिगर नहीं की हुई, कॉलम्स में जाके देखेंगे अगर कोई कॉलम हमने आगे नहीं लेके जाना तो वो हम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। ओके करेंगे, और ये मेरे पास OLEDB डेस्टिनेशन, ये ऑलरेडी मैंने एक ही कनेक्शन बनाया हुआ और मल्टीपल जगहों पे इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा क्योंकि वेयर हाउस तो एक ही और कनेक्शन भी मैंने एक ही बनाया हुआ है, ग्लोबली बनाया हुआ, और उसको मैं हर जगह पे एक्सेस कर सकता हूँ। और उसके टेबल कौन सा है, मैंने ये कनेक्शन दिया उसको, टेबल और व्यू फास्ट लोड की मैंने बात की, और उसका मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया डिम डेट। ठीक है, मैपिंग, ये सारी चीज़ें मैं डिफ़ॉल्ट पे रहने दे रहा हूँ। और मैपिंग्स में जाके मैं देखता हूँ तो ये इसने, क्योंकि इसकी नेमिंग कन्वेंशन सेम है, तो उसने
मैपिंग कर दी हुई है, ठीक है। ओके करता हूँ। अब मैं इस पर्टिकुलर अगर टास्क को चलाता हूँ, ये क्या करेगा, मेरे डिम डेट के अंदर डेट्स को पॉपुलेट कर देगा। सिंपली एक्सेल फाइल से डाटा उठाएगा और आपका डंप कर देगा डेस्टिनेशन के अंदर। उसने सारी की सारी रोज इंसर्ट कर दी, लेकिन उसने यहाँ पे एरर दिया है। अब अगर हमने एरर चेक करना है क्या एरर है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं। एरर उसने ये दिया है कि रिकॉर्ड अवेलेबल, कि ऑलरेडी कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है, हम डुप्लीकेट कर रहे हैं रिकॉर्ड्स, ठीक। इसकी फेल ओवर सेट की जा सकती है कि अगर ऑलरेडी आपके पास रिकॉर्ड अवेलेबल हैं तो आप उनको क्या करें, डुप्लीकेट इंसर्ट ना करें, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिम डेट को जो है ना वो पॉपुलेट किया हुआ है। तो उसने क्या किया है कि उसके ऊपर, ये इन एरर्स को समझना भी बहुत एक अच्छी चीज़ है कि आपको एरर्स का पता हो कि किस तरह का एरर आ सकता है, ठीक है। अब मैं इसको ट्रंकेट कर रहा हूँ। ट्रंकेट का ये होता है कि डाटा को डिलीट कर देता है, बट स्ट्रक्चर टेबल का रहता है, ठीक है। So it has truncated the data and now we try to run our data flow. I will click on execute task. इसने क्या किया, 3652 रोज जो है ना वो एक्सपोर्ट कर दी। अब हम अगर डिम डेट में जाके चेक करेंगे तो हमारे पास ये डाटा हमें मिल गया, ठीक है। ये मैंने एक्सेल से डाटा लेके आया हूँ, एक्सेल पे मैंने डाटा बनाया हुआ था। एक डाटा मैं अपना डायमेंशन मैंने OLTP से बनाई है, ठीक है, वहां से मैं बना के लेके आया हूँ। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम सेल का जो फैक्ट है वो भी बना सकते हैं, ठीक है। वो हम अभी बनाते भी हैं, वो देखते हैं कि वो किस तरह बनता है। एक हम देख लेते हैं कि फ्लैट फाइल से डाटा कैसे लोड होता है, और एक एग्जीक्यूट SQL का टास्क देख लेते हैं। बाकी फिर हम फैक्ट के ऊपर आ जाएंगे, जो रह जाएगा फिर उसको आप एज ए टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, डिम डेट का लिए डिम प्रोडक्ट हमने गा ली। डिम डेट हम एक्सेल से डाटा लेके आए, डिम प्रोडक्ट हमने खुद से डाटा बनाया है, और हमने OLTP से डाटा लेके उसको ट्रांसफॉर्म करके लोड किया है। और हम एक जो है ना इसमें फ्लैट फाइल जो है वो ले लेते हैं। हम इसमें नेक्स्ट टास्क जो है ना, सर एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी जी हम लोग आप लोगों ने कहा था कि हम लोग सिर्फ 2 ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एक लोडिंग और एक एक्सेस। लेकिन हम लोग जी। यहाँ पे तो डिलीट भी कर रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं, उसको इंसर्ट भी कर रहे हैं चीज़ों को। अच्छा, ये ऐसे है कि इसको आपने जो चीज़ें हैं ना उनको कंफ्यूज ना करें। आप थोड़ा सा यहाँ पे ना चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हैं। अभी हम चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने एक टेबल बनाया, उसको स्ट्रक्चर बनाया, उसमें मैं डाटा लोड करता हूँ, डाटा को देखता हूँ, अच्छा यार ये डाटा सही लोड नहीं होता, लाजिम बात है मैंने पुराना डाटा तो नहीं रखना, ट्रंकेट करना। लेकिन एक तो जब मेरा टेबल फाइनल हो जाएगा, मेरी ETL फाइनल हो जाएगी, ठीक है, मेरी ETL इंक्रीमेंटल पे चल रही होगी, मेरा टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइंड हो जाएगा, तो ये मेरा लॉक हो जाएगा। अब इंक्रीमेंटल डाटा आना है, वो टेबल में लोड होना, टेबल से रीड हो जाना है। इंक्रीमेंटल डाटा आना, टेबल पे लोड होना और रीड हो जाना है। समझ रहे हैं? वैसे तो वो डेटाबेस है, उसके ऊपर वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं जो डेटाबेस में हो सकते हैं। आप ये समझें कि जो डाटा वेयर हाउस के ऑपरेशंस हैं उसमें एक्सटेंसिव लोड जो ज्यादातर चीजें यूज हो रही हैं वो कौन सी हो रही हैं, डाटा रीड हो रहा है और डाटा राइट हो रहा है। जो एप्लीकेशन होती है ना, एप्लीकेशन OLTP, उसमें ये सारा काम एप्लीकेशन के थ्रू हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, एक स्टूडेंट मैंने क्रिएट किया, पोर्टल से क्रिएट किया, मैंने DB पे नहीं गया था। स्टूडेंट क्रिएट किया तो क्रिएट की क्यूरी किस पे जाती है, DB पे जाके चलती है, वो एप्लीकेशन कर रही होती है। मैंने एप्लीकेशन पे एक फॉर्म फिल किया, वो मेरा डाटा क्रिएट हो गया, ठीक है। सेम तरीके से अब मैं एडमिन हूँ, मैं जाकर मैं कहता हूँ यार ये स्टूडेंट हमारे अब रिकॉर्ड में नहीं है, उसको जाकर मैं उसकी एंट्री डिलीट करता हूँ, तो मैं DB पे तो नहीं गया, मेरी एप्लीकेशन ने उसके ऊपर क्रेडिट किया, डिलीट किया, मैंने नहीं किया, मैं खुद जाके मैंने क्यूरी नहीं की। ये अभी जब कोई भी चाहे वो OLAP हो चाहे OLTP हो, जब आप डेटाबेस ऑपरेशन अपना रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर जब उसको बनाते हैं, इनिशियली तो आपको एक क्यूरीज परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इनिशियली अब मैंने एक टेबल बनाया, उसमें डाटा लोड किया, मुझे लगा यार डाटा सही नहीं आया, इसमें मुझे फर्दर एग्रीगेशन करनी चाहिए, इसमें फर्दर एक और कॉलम लेके आना चाहिए। लाजिम बात में पहले वाला जो डाटा लोड किया वो तो उसको तो मैं ट्रंकेट करूंगा ना, टेबल क्रिएट भी करूंगा। टेबल आप उस चीज से कंफ्यूज ना हो कि वो जो डेटाबेस के स्पेसिफिक ऑपरेशंस हैं करड के, वो अलग हैं, जो डेटाबेस स्टेटमेंट्स हैं वो अलग हैं, वो दोनों साइडों पे चलती हैं। वो ओलैप पे भी क्योंकि ओलैप भी हमारा सीक्वल के ऊपर है, तो ये तो सीक्वल स्टेटमेंट, ये तो कहीं पे भी चलेगी, आप डाटा को ट्रंकेट कर सकते हैं डाटा। लेकिन जब मेरा ये फिक्स हो जाएगा, ओलैप बन जाएगा, मेरी ETL बन जाएगी,
अब सिर्फ मैंने क्या करना है, ETL डेली डाटा उठाएगी, इधर डाल देगी ट्रांसफॉर्म करके, वो मेरा पैकेज भी फिक्स हो गया मेरा। अब रोज तो मैं डाटा नहीं ट्रंकेट बैठ के कर रहा हूँ, ये मेरी एप्लीकेशन, मेरा जो एनालिटिकल टूल है वो तो नहीं ना आके इसके ऊपर डाटा को डिलीट करने बैठ जाएगा, वो तो सिर्फ डाटा रीड करेगा और ETL क्या करेगी, डाटा डंप करेगी। ये जो डाटा डिलीट कर रहा हूँ ये तो ऑपरेशन में खुद से कर रहा हूँ टेस्टिंग पर्पज के लिए, वो तो आप कभी भी कर सकते हैं किसी भी DB के ऊपर, रिलेशनल DB के ऊपर, आई थिंक ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब इन ऑपरेशंस को एप्लीकेशन के साथ लिंक कर रहे हैं। अगर एनालिसिस एप्लीकेशन होगी वो सिर्फ क्या करेगी, रीड करेगी डाटा, वो डिलीट कर ही नहीं सकती, उसके पास राइट्स ही नहीं है डिलीट करने के, वो डाटा सिर्फ रीड करेगी, अपने पास रख लेगी या लाइव डाटा रीड करती रहेगी, दो काम कर सकती है। ठीक है, ये वो टास्क हैं जो कि डेटाबेस इंजीनियर कर परफॉर्म कर रहा होता है, वो ये सारी चीजें डिजाइन भी कर रहा होता है, टेस्ट भी कर रहा होता है, डाटा को फिर ड्रॉप करके फिर दोबारा लोड कर रहा होता है। ये डेटाबेस वाले टास्क मैं खुद से परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरी एप्लीकेशन नहीं कर रही इस वक्त, इसमें कोई एप्लीकेशन लेयर इन्वॉल्व नहीं है। It is myself who is sitting on the database, who has admin rights, जो स्कीमा डिफाइन कर रहा है, डाटा लोड किया, डाटा सही नहीं था, उसको ट्रंकेट के दोबारा लोड करके देख रहा हूँ। अभी हमारा डाटाबेस वेयर हाउस बना नहीं है प्रॉपर, हम बना रहे हैं, सिखा रहे हैं आपको कि यार ये बन रहा है, तो उसमें मेरा डाटा गलत लोड हो गया, मैंने उसको ट्रंकेट के मैंने दोबारा लोड करके दिखाया ऐसे लोड हो रहा है। जब एक दो फिक्स हो जाएगा फिर मैं ये काम नहीं, ऑपरेशन नहीं, और मेरी एप्लीकेशन स्पेसिफिकली ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगी उसके ऊपर। दो ही ऑपरेशन होंगे, ETL डाटा इस पे फेंक देगी और जो हमारा एनालिटिकल टूल होगा वो इसे रीड कर लेगा। अब समझ आई वो हम क्यों कहते हैं कि वो एक कॉन्सेप्ट है, उसका लॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ ये दो चीजों के लिए ऑप्टिमाइज होता है, इसलिए इसका स्कीमा ऐसा है कि ये रीड के लिए और राइट के लिए फिजिबल ज्यादा होता है। एप्लीकेशन में तो एप्लीकेशन ही सारे क्रेड भी क्रिएट भी कर रही थी, रीड भी कर रही थी, डिलीट भी कर रही थी, उसमें कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डाटा इंजीनियर नहीं बैठा होता जो कि ये सारे टास्क परफॉर्म करे। ये तो अभी हम बना रहे हैं, लाजमी बात है OLTP में भी बनाते हुए सारी टेस्टिंग आप करते हैं, खुद से डाटा डाल रहे होते हैं, डाटा को ट्रंकेट कर रहे होते हैं, टेबल को ड्रॉप कर रहे होते हैं। जब आप डिजाइन कर रहे होते हैं तो ये सारे ऑपरेशन तो आप परफॉर्म करते ही हैं, ये भी डिजाइनिंग प्रोसेस चल रहा है, इसको कंफ्यूज ना करें एप्लीकेशन OLTP और OLAP के साथ, वो कॉन्सेप्ट वहीं रहते हैं और वो वैलिड हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, ये हमने अब इसमें एक्सेल से डाटा लोड किया, अब इसमें एक और देख लेते हैं, हमारे पास ना हम कंट्रोल फ्लो में जाके एक और कंट्रोल फ्लो बना लेते हैं। लेट्स से अच्छा, इसमें जो हम जब डाटा फ्लो में जाके देखते हैं ना, इसमें ये जो हमारे एरोज होते हैं ना, ये आउटपुट को शो करते हैं, एक कंपोनेंट की आउटपुट दूसरे कंपोनेंट की इनपुट बन जाती है। कंट्रोल फ्लो में जो एरोज हैं ये कंट्रोल को शो करते हैं कि एक कंपोनेंट का, एक टास्क का, एक कंट्रोल का अब काम कंप्लीट हो गया, उसने अपना कंट्रोल दूसरे को दे दिया कि अब तुम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। पैरेलल में नहीं ये चलते, ये सीरीज में चल रहे हैं। एक कंट्रोल ने अपना टास्क परफॉर्म किया, वो वेला हो गया, अब नेक्स्ट को उसने अपना कंट्रोल दे दिया कि नाउ यू आर गो अहेड, ठीक है, यू हैव ग्रीन सिग्नल, अब तुम अपनी कंप्यूटेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है ना वो चलेगा, नेक्स्ट कंट्रोल चलेगा, उससे अगला कंट्रोल चलेगा, इसी तरह से वो चलते रहेंगे, ठीक है, अनलेस अनटिल के आपका वो खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्रीन एरो है ये सिर्फ कंट्रोल आउटपुट दे रहा है, ठीक है, अगले को बता रहा है कि अब मैंने एग्जीक्यूशन, अगर ये मैं नहीं जो इसको कनेक्ट करता ना तो उसको अगले को पता नहीं चलेगा कि प्रीवियस कंप्लीट हो गया कि नहीं। अब उसको पता है कि मेरा प्रीवियस वाला टास्क कंप्लीट हो गया, अब मैंने चलना है, उसको सीक्वेंस बता रहा हूँ कि तुमने किस सीक्वेंस में चलना है, पहले कौन सा डाटा लोड होना है, फिर उसके बाद कौन सा डाटा लोड होना है, फिर कौन सा कंपोनेंट चलना है, सारा उसको सीक्वेंस बता रहा है। ठीक है, कंट्रोल फ्लो ये इसको इसलिए इसको कंट्रोल फ्लो कहते हैं, और इसको डाटा फ्लो कहते हैं। इसमें से डाटा आउटपुट, एक कंपोनेंट से जो डाटा आउटपुट हो रहा होता है वो दूसरे की इनपुट बन रहा है। इसमें जो एक कंपोनेंट कंट्रोल से जो कंट्रोल आउट हो रहा है वो दूसरे के लिए इनपुट बन रहा है कि उसने टास्क कंप्लीट कर लिया, अब मैंने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। गॉट इट, इसको कंफ्यूज ना करिएगा। अगर इसको मैं, अगर इस पैकेज को अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ना तो ये पैकेज सीक्वेंस में चलेगा, अभी हम चलाएंगे भी सही, देखेंगे भी सही। अच्छा, इस डाटा फ्लो टास्क में हम जाते हैं और इसमें हम एक फ्लैट फाइल डाल देते हैं, फ्लैट फाइल सोर्स, और इसमें हम एक OLEDB डेस्टिनेशन डालते हैं। फ्लैट फाइल से हम एक न्यू कनेक्शन बनाते हैं, ब्राउज करते हैं और इसको आई थिंक ये इशू करेगा।
अभी के लिए हम इसको कर रहे हैं ओमिट, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है। ये थोड़ा सा मेरे कंप्यूटर में लैपटॉप में इशू है, वो LDB जो सर्विस है ना उसका, इसी वजह से इंटीग्रेशन सर्वर भी नहीं एक्सेस हुआ। अभी हम इस पे ना एग्जीक्यूशन टास्क पे जाते हैं, फिर फैक्ट पे आते हैं। वैसे टाइम भी इसका शॉर्ट है। अच्छा, एग्जीक्यूशन टास्क में आते हैं। एग्जीक्यूशन टास्क में ये हमारे पास इसकी सिर्फ इसके अंदर कोई फर्दर कंपोनेंट्स नहीं होते। ये सीक्वल ये दो तरह के टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। अगर इसके कंट्रोल फ्लो में जाएं तो ये एग्जीक्यूट SQL टास्क है, ठीक है। मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ यहाँ पे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे आप डबल क्लिक करेंगे, इसकी जनरल टैब है, ठीक है। पैरामीटर्स मैपिंग है, रिजल्ट सेट है और एक्सप्रेशन है। जनरल टैब में क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज है, उसका नाम है, डिस्क्रिप्शन है, टाइम आउट है कि अगर ये कंपोनेंट फेल हो जाए, मतलब अगर ये कितने टाइम तक सीक्वल को क्यूरी करने के रिक्वेस्ट भेजता रहे, एक दफ़ा भेजे, दो दफ़ा भेजे, तीन दफ़ा भेजे, कितनी टाइम भेजे, ठीक है। कितना टाइम में ये सीक्वल को क्यूरी करता रहे। अगर इसमें 120 में कर देता हूँ तो इसका मतलब ये 2 मिनट तक फेल नहीं होगा। अगर सीक्वल इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो ये 2 मिनट तक लगातार सीक्वल को पिंग करता रहेगा कि मुझे एक्सेस दो, मैंने टेबल या कुछ क्यूरी परफॉर्म करनी है तुम्हारे ऊपर, जो कनेक्शन हमने इसको दिया होगा। उसके बाद ये क्या करेगा, फेल हो जाएगा। अगर सीक्वल ने इसको 2 मिनट तक रिस्पॉन्ड ना किया तो ये फेल हो जाएगा। अगर मैं इसको 0 कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर ये फर्स्ट टाइम ही कनेक्शन की कोशिश करेगा और इसको सीक्वल रिस्पॉन्ड नहीं करता तो ये विद इन 0 टाइम या विद इन नो टाइम ये क्या करेगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कोड पेज है। कोड पेज का मुझे खुद इसका आइडिया नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। टाइप कन्वर्जन मोड है कि इसकी टाइप कन्वर्जन कर सकता है, यानी जो सीक्वल का आउटपुट होगा उसकी वो कन्वर्जन कर सकता है। डाटा कन्वर्जन अलाउड है जी। रिजल्ट सेट नन है, OLEDB है, ठीक है। आपको भी मैंने बताया कि सीक्वल सर्वर सीक्वल के ऊपर एक क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ये इसको हमने दिया सर्वर कि कौन से सर्वर के ऊपर क्यूरी चलाएगा ये। लेट से मैं VVMDB दे देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्यूरी बनाई थी, लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास एक क्यूरी है, ठीक है। इंसर्ट इनटू इस डेटाबेस के इस टेबल में, जो कि एग्जिस्ट अभी डेटाबेस का टेबल नहीं करता। फ्रॉम किस टेबल, डेटाबेस से, इस डेटाबेस के इस टेबल से। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये क्या करेगा, इंसर्ट इनटू dbo.customer फ्रॉम, I think insert into is not working properly. अच्छा, पहले हम इसका ना एक करते हैं, ये क्यूरी मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। क्यूरी चल गई है, इसका मतलब क्यूरी वैलिड है। इस क्यूरी ने किया क्या है मुझे ये बताएं।
एनीवन हैव एनी आइडिया इस क्यूरी ने क्या किया है? इस टेबल के अंदर डिम कस्टमर नहीं था, ना उसका स्कीमा था, कुछ भी नहीं था। एडवेंचर वर्क्स 2019 DW के अंदर एक टेबल था डिम कस्टमर, एक डायमेंशन थी कस्टमर की, ठीक है। इसने इससे सारे सिलेक्ट किए हैं रिकॉर्ड जो डाटा टाइप्स इस टेबल में थी, एग्जैक्ट सेम डाटा टाइप्स, सेम स्कीमा, सेम डाटा उठाया और यहाँ पे एक टेबल इसी नाम से क्रिएट कर दिया इस DB के अंदर, और उसमें वो सारा का सारा डाटा, यानी उसका स्कीमा भी बना दिया, उसका डाटा भी इनपुट कर दिया। ये क्यूरी हम उठाते हैं, ठीक है, यहाँ लेके जाते हैं इस कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। आप इसको फाइल कनेक्शन दे सकते हैं जिसमें क्यूरी पड़ी होगी, ठीक है। वेरिएबल दे सकते हैं या डायरेक्ट इनपुट कर सकते हैं, 3 टाइप होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, मैंने पहले एक क्यूरी रिप्लेस की हुई थी, ठीक है। वैसे हम इस क्यूरी को भी रहने देते हैं, ये क्यूरी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको भी दोनों क्यूरीज को डाल देंगे, ठीक है। ये क्यूरी देखें, ये क्यूरी क्या करी, इसने एक टेबल को पहले क्रिएट किया, ठीक है, ये 3 कॉलम बनाए, फिर उसमें 2 रिकॉर्ड्स उसने क्या किए, उसी टेबल में इंसर्ट किए, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये एक टेबल एक DB से उठा रहा है और दूसरे DB में क्या कर रही है, टेबल का स्कीमा भी बना रही है और इंसर्ट भी कर रही है। अब ये दोनों क्यूरीज हम इनको उठाते हैं पैरेलल, सेम ही उसमें कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको ओके करते हैं और यहाँ पे अपने आप जो डेस्टिनेशन है उस पर चले जाते हैं। पहले हम उस पर देखते हैं जो टेबल हमने अभी क्यूरी से बनाया वो कहाँ पे है। ये डिम कस्टमर आ गया, ठीक है, इसमें डाटा भी आ गया, इसका स्कीमा भी सेम स्कीमा जो एडवेंचर वर्क्स के अंदर था यहाँ पे भी उसने बना दिया। इसको फिलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इसको चलाऊंगा, एग्जीक्यूट टास्क करता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये 2 काम करेगा। पहले ये एक डिम बिजनेस यूनिट की एक टेबल बनाएगा, उसके अंदर डाटा इंसर्ट करवाएगा जो मैंने मैनुअल एक क्यूरी लिखी है। दूसरा ये क्या करेगा, एडवेंचर वर्क्स DWH के अंदर से एक टेबल उठाएगा, उसका स्कीमा उठाएगा और हमारे VVM के अंदर कर देगा। इसने सिर्फ और कुछ भी नहीं करना, इसने सिर्फ यही टास्क परफॉर्म करना और ये ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है, सक्सेसफुल हो गया, इसलिए इसके ऊपर ग्रीन क्लिक कर रहा है। अगर हम जाके देखें अब अपने इस वाले डेटाबेस के अंदर, तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा टेबल ऐड हो गए होंगे, ठीक है, एक बिजनेस यूनिट के नाम से और एक हमारा डिम कस्टमर के नाम से। ये डिम कस्टमर मैंने पहले वाला डिलीट कर दिया था, अब ये दोबारा से बना है। अच्छा, इसके अंदर जाके देखते हैं डाटा, तो इसके अंदर 2 एंट्रीज हैं, ठीक है, ये मैंने वही जो क्यूरी में मेंशन की हुई थी। अगर आप मेरी इस क्यूरी में देखें, ये वाली, ये 2 एंट्रीज मैंने मेंशन की हुई थी, ये हमारे पास बन गई। इस टास्क ने क्या किया, टेबल क्रिएट किया, उसके अंदर 2 एंट्रीज डाल दी। मकसद बताने का ये कि ये आप क्यूरी इसको लिख के दें, डायरेक्ट इनपुट कर दें, फाइल में दें, वेरिएबल में रख दें, इसको दे दें, ये क्या करेगा, वो क्यूरी उठाएगा और एग्जीक्यूट कर देगा। फॉर एग्जांपल ये क्यूरी और ये स्टोर प्रोसीजर को भी हिट कर सकता है, यानी आपने स्टोर प्रोसीजर बनाया हुआ है, इसको स्टोर प्रोसीजर दे दें, ये स्टोर प्रोसीजर उठाएगा, सारी कैलकुलेशन करेगा। फॉर एग्जांपल उसमें 10 टेबल को इसने पॉपुलेट करना है, 10 टेबल्स को पॉपुलेट करेगा और खत्म हो जाएगा। समझे? हर दफा ये इंक्रीमेंटल डाटा आप स्टोर प्रोसीजर बना दें, इंक्रीमेंटल डाटा उठाएगा, उन स्टोर प्रोसीजर में 10 डायमेंशंस को इसने अपडेट करना है और फिर इसने खत्म कर देना, सिर्फ इस एक टास्क ने, क्योंकि इसने SQL को एग्जीक्यूट करना है। स्टोर प्रोसीजर भी एग्जीक्यूट कर सकता है, कोई क्यूरी आप इसको मैनुअली भी लिख के दे सकते हैं। अभी हमने मैनुअली 1 टाइम करना था, तो मैंने मैनुअली कोई भी क्यूरी बना दी है, तो इसने ये डाटा भी पॉपुलेट कर दिया मुझे और इसने मुझे टेबल भी क्रिएट कर दिया। और डिम कस्टमर का टेबल भी इसने एक DB से उठाया। ये सर्वर सेम है, एक ही SQL सर्वर है, ये वाला सर्वर है, ठीक है। इसी सर्वर के ऊपर मेरे मल्टीपल DBs पड़े हुए हैं, ये याद रखिएगा। तो इसलिए एक DB से उसने उठाया, फॉर एग्जांपल एक DB मेरी स्टेजिंग DB है, दूसरा DB मेरा DWH है, तो स्टेजिंग DB से उसने उठाया, DWH में डंप कर दिया। और ये तो सिंपल क्यूरी थी, ये सिर्फ मकसद बताने का था। इसको आप जैसे कम्प्लेक्स क्यूरी लिख के देंगे, इसने आपको बना देना है, इसको नहीं इशू, इसने चलना है, टाइम लेना और आपको बना देना है, जो डाटा डंप करवाना है डंप कर। मकसद आपको सिर्फ बताना था कि ये करता है, ठीक है। गॉट इट? एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन? अब हमने जो फैक्ट पे जाना था, अब आखिरी इसमें जो चीज़ रह गई है, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। अभी के लिए मैं ये बिजनेस यूनिट को भी ड्रॉप कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ टेबल को, ठीक है।
ये मैं अभी मैनुअली कर रहा हूँ। अगेन इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये आपको सिर्फ सिखाने के लिए मैं टेबल बना डिलीट कर रहा हूँ। ये एप्लीकेशन इस पर कुछ भी परफॉर्म नहीं करी, मैं अभी अपना DWH हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक है, अब मैं एक न्यू क्यूरी में जाके ठीक है, जब भी आपने ट्रंकेट करना यहाँ पे देखना DB कौन सा है, ट्रंकेट डिलीट। जब आप एज ए डाटा इंजीनियर काम करते हैं ये बड़ी सोच समझ के क्यूरीज करनी पड़ती हैं। ठीक है, ये मैं तो कर रहा हूँ ना क्योंकि ये तो टेस्ट DB है ना, अभी इसमें कोई डाटा नहीं है, या डाटा आया तो अब हम इसमें दोबारा भी लोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑपरेशनल डाटा वेयर हाउस है जिसपे बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है, उस पर आप इस तरह की क्यूरीज नहीं यूज़ करते। जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं। आप जैसे सेल्स का टेबल ही डिलीट कर दें, कभी भी ऐसा ना कीजिएगा। अगला जो आपको फिर रिस्पॉन्स मिलेगा वो फिर वहाँ से सीधी एक्सपल्शन है, वो आपको निकाल देंगे, कहेंगे जी आप जाएं, हमारा तो पूरा एसेट ही आपने उड़ा दिया। आप किसी के पैसे चोरी कर लें, आप क्या किसी की कार चोरी कर लें, क्या करेगा आपके साथ? सेम यही है, अगर आपने किसी का डाटा उड़ा दिया और वो डाटा उनके पास OLTP में पीछे भी नहीं, और वो लोड भी नहीं कर सकते, अगर उनके पास पड़ा हुआ तो भी वो आपको निकाल देंगे, और अगर आप उनके पास नहीं है तो फिर बताएं उनका क्या होगा। आपका तो जो होगा वो तो हमें पता है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये सिर्फ मकसद आपको समझाना और सिखाना है। अभी हम बना रहे हैं डिजाइन, अभी हमने डाटा पूरी तरह से लोड ही नहीं किया, अभी हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है सोर्स सिस्टम में, तो इसलिए बार बार मैं चीज़ों को कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास किसी टेबल में डाटा नहीं है, 2 टेबल मैंने उड़ा दिए जो कि एग्जीक्यूट टास्क के अंदर पड़े हुए हैं, और ये सारा मैं फ्लो को क्या करने लगा हूँ, अब मैं पूरा पैकेज ही एग्जीक्यूट करने लगा हूँ, नॉट इंडिविजुअल वन। मैं जाता हूँ पैकेज के ऊपर और एग्जीक्यूट पैकेज करता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, देखिए मेरा पहला फ्लो चल रहा है लेकिन सेकंड वन फेल हो गया है। अब वो पता नहीं क्यों फेल हुआ है, बट वो फेल हो गया है। उसको चेक कर लेते हैं कि वो फेल क्यों हुआ है। अच्छा, ये इसलिए फेल हुआ है क्योंकि वो कह रहा है कि उसके अंदर रिकॉर्ड अवेलेबल है, वो डाटा वही डुप्लीकेट नहीं डालने दे रहा। वो ऑलरेडी मैंने क्योंकि डाटा लोड किया, वो पता नहीं ट्रंकेट तो किया लेकिन क्यों नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं। अब नहीं है, अब चल जाना चाहिए। दोबारा कंट्रोल फ्लो में जाके मैं पैकेज की एग्जीक्यूट पैकेज, ठीक है। अब देखा आपने विद इन नो टाइम, बहुत कम टाइम इसने लिया है, और तीनों के तीनों इसने सक्सेसफुल कर दिया। इसने डिम प्रोडक्ट भी लोड कर दी 600 रोज, 606 रोज, डिम डेट भी इसने कोई 3200 रोज इसने कर दी, और एग्जीक्यूट टास्क में इसने एक टेबल भी क्रिएट कर दी, उसमें 2 रोज भी डाल दी, और एक टेबल काफी बड़ा था उसको एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट भी कर दिया। तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम इन दिस। आप इसके साथ जाएं, खेलें। ये बहुत शॉर्ट टाइम है, 2 घंटे का, इसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता, सिर्फ डायरेक्शन दी जा सकती थी। एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको जो है ना कुछ आप लेके जाएं ताकि आपको पता हो। ठीक है, अब मैं इसको आपको डिप्लॉय करना भी बताना चाहता था कि अगर यहाँ पे आप इसको डिप्लॉय करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें, डिप्लॉय करें, तो ये SSIS सर्वर के ऊपर डिप्लॉय हो जाती है, वहाँ पे इसको आप स्केड्यूल कर सकते हैं। सो दैट पार्ट आल्सो में से आप किसी यूट्यूब वीडियो को देख लेंगे कैसे होता है। ठीक है, अब अगर जाके मैं अपने टेबल्स को करता हूँ रिफ्रेश, तो इन सब टेबल्स में डाटा भी आ चुका है, DB बिजनेस यूनिट भी आ चुका है, डिम कस्टमर भी, डिम डेट भी, डिम प्रोडक्ट भी, और फैक्ट इंटरनेट सेल्स। ये टेबल मैंने बनाया हुआ था लेकिन अभी तक इसको हमने पॉपुलेट नहीं किया। ये आप लोगों की असाइनमेंट, एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ। आपने क्या करना है, सिंपली DWH एडवेंचर वर्क्स, DWH 2019, ये जो भी आप 2017 यूज कर रहे हैं, जो भी आपने यूज किया, उसके अंदर से आपने डिम, मैं आपको ये असाइनमेंट बता देता हूँ, ये हमारा लास्ट है। आप देखें इसमें प्रोडक्ट की आ रही है, ठीक है, इसमें ऑर्डर डेट की आ रही है, इसमें ड्यू डेट की आ रही है। आपने ये एनालिसिस करना है, ये आप नोट डाउन कर लें, आपने एनालिसिस करना है कि इस फैक्ट के अंदर कौन कौन सी डायमेंशंस आ रही हैं। पहली चीज आपने ये एनालिसिस करनी है कि कौन कौन सी डायमेंशन इन्वॉल्व है। अगर कोई 1-2 डायमेंशन किसी की रह जाती हैं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि सारी की सारी आपने मीट करनी है। अच्छा, ये तो आ रही है। अब ये डाटा आपने डायमेंशंस आप चाहें तो DWH से डायरेक्ट उठा के एक नया DB बनाए, उस पर डाल दें, सिंपली वो डाटा भी डाल दें। ठीक है, मैं आपको बनाने को नहीं कह रहा, रिक्रिएट करने को नहीं कह रहा। आप एडवेंचर वर्क से डायमेंशंस उठाएं, वो सारी की सारी एज इट इज लें, अपना एक नया DB बनाए, उसमें लें, ताकि मुझे पता हो कि ये आपका टास्क है। अच्छा, अब क्या करना है, जो एडवेंचर वर्क का OLTP है,
एडवेंचर वर्क्स के DWS से आपने डायमेंशंस उठा ली, सारी की सारी प्रोडक्ट उठा ली, टाइम उठा ली, कस्टमर उठा ली, जितनी डायमेंशंस आप उठा रहे हैं जो इस सेल्स के अंदर सेल्स वाले फैक्ट में हो रही हैं। आप इसके DB में जाएं, OLTP में, एडवेंचर वर्क्स 2019 OLTP में, या जो भी आप वर्जन यूज कर रहे हैं उसका, उसमें जाएं आपके सेल्स के स्कीमा में। तो ये सेल्स ऑर्डर डिटेल्स है, सेल्स ऑर्डर हेडर है, ठीक है। दो टेबल्स हैं, सेल्स ऑर्डर हेडर है और सेल्स ऑर्डर डिटेल है। इसमें आपको सेल्स से रिलेटेड जो सेल्स का फैक्ट है, सेल्स इंटरनेट वाला, उसके अंदर जो कॉलम है ना वो सारे के सारे मिल जाएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आपने ज्वाइनिंग कंडीशन ढूंढनी है कि ज्वाइनिंग कंडीशन एक्चुअली इन दोनों टेबल में कौन से कॉलम पे होगी। फैक्ट इंटरनेट सेल्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद है उधर, एडवेंचर वर्क्स 2019 DWH के अंदर मौजूद है। उसमें आप देख सकते हैं कि डाटा किस पैटर्न में पड़ा हुआ है, तो उसका सर आप एक SSIS पैकेज लिखें। और सर ये एक रिक्वेस्ट है जी कि ये हम लोग इतने बड़े डाटा के साथ हम लोग वो कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो कोई छोटा सैंपल डाटा हमें नहीं मिल सकता जिसके साथ हमें, ताकि सारे फ्लो को समझ आ जाए, क्योंकि बड़े डाटा के साथ काम करते हुए इतनी शीट्स में इतने ऊपर वो टैब्स देखने ही और उनको रिकग्नाइज करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। आई थिंक आपके पास 4 दिन तो हैं, वैसे अगले 4 दिन हैं। मंडे भी छुट्टी है और ट्यूसडे भी छुट्टी है, और वेंसडे को मे भी शायद मेरी छुट्टी हो जाए, तो मे भी शायद हम लेट यार इस डाटे जाके को कुछ छोटा करना सीखो ना, इस डाटे को आप फिल्टर कर लो, किसी एक डेट पे मैंने फिल्टर एक कर लो। हाँ, मतलब इस डाटा को छोटा कर लें आप, इस डायमेंशंस कम इन्वॉल्व कर लें, मतलब इसमें आप डेट की डायमेंशन, प्रोडक्ट की कर लें, बाकी कॉलम्स अपना किसी दो डायमेंशंस डायमेंशन यार ले ये लें, डाटा लोड एक से ले करें, लें। इसके साथ एग्जीक्यूट करें, इसमें डाटा नहीं चाहिए डिलीट करें, अपडेट करें, ये सारी जो चीजें हैं ये अब आपने खुद करनी है। देख, इसको आप करेंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे। हाँ, ये ताहिर तो आपको 2 कमांड लगा के कर देगा, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसके साथ खुद खेलें थोड़ा सा, ताकि आपको डाटा प्रिपेयर करना है। डाटा प्रिपरेशन इज वन ऑफ द टास्क ऑफ ETL, तो आप इसके ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करें, इसको देखें, इस डाटे को देखें, इससे फेमिलियर हों, आपने क्या ऑपरेशंस करने हैं उसको देखें। इट्स योर टास्क। ठीक हो गया सर। आप उसमें डायमेंशंस को कम कर लें, ठीक है, सारी डायमेंशंस ना करें आप। फॉर एग्जांपल टीम प्रोडक्ट है, टीम कस्टमर है, और ठीक है। और डाटा अगर आप कह रहे हैं ना बहुत सारा बड़ा डाटा है, मतलब डायमेंशन कम हो गई तो अब आपके ज्वाइंट्स कम हो गए, ठीक है, आप ज्यादा ज्वाइंट्स पे नहीं जा रहे। बाकी अगर सेल्स के अगर 2-4 कॉलम्स है वो भी कम कर लें, सेल्स उठा लें, उसकी क्वांटिटी उठा लें, उसके ग्रॉस मार्जिन उठा लें, ठीक है, कॉलम्स को कम कर लें। बाकी अगर उसमें 10,000 रोज पड़ी हुई तो इसने आपको 2 मिनट में आपको लोड कर देनी है, उसकी टेंशन ना लें, ये इसका काम है। बस आपने ज्वाइन सही बनाने, डाटा को सही बना के मेक श्योर करना कि डाटा ठीक हो, ज्वाइंस ठीक लगे हुए हों, डाटा डुप्लीकेट ना हो, ठीक है। ऐसा मतलब डुप्लीकेट से मुराद के अननेसेसरी डाटा या डाटा गलत बन के ना फैक्ट में चला गया हो। एक छोटा सा टास्क बना लें, ठीक है, और उसके साथ खेलें। ये आप खेलेंगे आपको ज़्यादा समझ आएगी। मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, बाकी जैसे दिल भाई ने कहा आप उसको खुद छोटा कर लें, शॉर्ट कर लें, 3-4 डायमेंशंस ले लें, डेट की, टाइम की, प्रोडक्ट की, कस्टमर की, और एक फैक्ट ले लिया। सेल्स के मैंने टेबल्स आपको मैंने बता दिए हैं कि OLTP के अंदर कहाँ पड़े हैं, सेल्स ऑर्डर डिटेल्स और सेल ऑर्डर हेडर। बाकी आपने देखना इनके अंदर आईडीज पड़ी होंगी, प्रोडक्ट की आईडीज पड़ी होगी तो डिम प्रोडक्ट के अंदर भी प्रोडक्ट की आईडी होगी, तो ज्वाइन प्रोडक्ट आईडी के ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो और जो डिम प्रोडक्ट से प्रोडक्ट की उठा के इधर डाल देंगे फैक्ट के अंदर। ज्वाइन मैंने अभी आपको लगाना सिखाया है कि कैसे लगता है, ठीक है। ठीक है। फैक्ट के अंदर आपने कीज डालनी है, सरोगेट कीज, आपने बिजनेस कीज फैक्ट के अंदर नहीं डालनी, और वो ऑलरेडी आपको स्ट्रक्चर भी बता रहा है कि उसके अंदर सरोगेट कीज है। इस तरह का एक बना लें और वो आपकी लर्निंग के लिए बेहतर हो जाएगा। ओके गाइस, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस काइंडली यू कैन आस्क। अच्छा बॉयज, असल में ना ये एक सेशन की बात नहीं है, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। एटलीस्ट मैं कहता हूँ SSIS सीखने के लिए आपको एक एप्टीट्यूड बनाने में ही आपको 2 हफ्ते तो लग जाते हैं कि भाई ये सारा की चीज सेल किस तरह है। मैंने काफी डिटेल्ड आपको डिस्कशन, एक शॉर्ट डिस्कशन है मेरे ख्याल 1.25 घंटे की है, और एक जो है ना काफी सीरीज है काफी बड़ी, वो आप गो थ्रू करें। लेकिन इससे पहले आपने डाटा वेयर हाउसिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझना है, जो कि पिछले
सेशन के अंदर एक्सप्लेन किए गए थे। अगर वो आपको क्लियर नहीं है तो फिर ETL टूल को सीखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप सीख भी जाओगे तो आप वो चीज प्रोड्यूस ही नहीं कर सकोगे जो कि आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस दे सकें। तो ये आपको एक इंट्रोडक्शन था कि भाई हम लोग डाटा वेयर हाउसिंग या इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन टूल है, ठीक है। SSIS मींस SQL सर्वर इंटीग्रेशन, ठीक है, टूल है ये। आपने डाटा को क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारी सोर्सेस से पकड़ के उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं और जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से डाटा को एक जगह हम डंप कर रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग रिक्वायर्ड एनालिसिस ले रहे हैं जिसकी बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग होगी। अब जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी कि वो कौन से डाटा को किस तरह प्रिपेयर करना है, उसको किस फॉर्म में रखना है, उसकी किस तरह स्टार स्कीमा भरना है ताकि वो एक मार्ट के डाटा मार्ट के सारे वो एनालिटिक्स दे सके जो कि रिक्वायर्ड है डिसीजन मेकिंग के लिए, तब तक आपको इसका कोई फायदा नहीं है। तो ये आपको क्यों दिखाया गया, इस वजह से दिखाया गया है कि आपको पता चले कि भाई विजुअली इंटीग्रेशन किस तरह की जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने टूल को इस्तेमाल करके एक और तरीका ये है कि मैं कहूँ आपको वो पाइथन में लिख लो। अब पाइथन के अंदर अगर डाटा सोर्स को ही आपने कनेक्ट करना है तो आपको डाटाबेस कनेक्शन खोलना पड़ेगा, फिर उस डाटा सेट को लेके आना पड़ेगा, मेमोरी में जो है ना उसको किसी ना किसी चीज से ज्वाइन करना पड़ेगा। जब आपको टूल ये सारी फैसिलिटीज दे रहा है तो आप टूल इस्तेमाल करो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर कहता है कि मुझे टूल नहीं चाहिए क्योंकि टूल एक्सपेंसिव है, तो आप वापस फिर पाइथन में जाना पड़ता है। लेकिन जिनके पास SQL सर्वर है, जो यूज कर रहे हैं कॉर्पोरेट साइट के ऊपर, उनके पास लाइसेंसिंग भी है, तो उन लाइसेंसिंग के साथ SSIS फ्री आ जाता है। तो इसीलिए यूजुअली SSIS की लाइसेंसिंग उनके पास होती है। तो इसीलिए ये द मोस्ट रेलेवेंट टूल है जिसको आप यूटिलाइज करके डाटा वेयर हाउस बना सकते हैं। इट वुड टेक सम टाइम। आपको यूट्यूब पे SSIS के ऊपर बेशुमार जो है ना ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसको जाके पढ़ो। और मैं ये कहता हूँ कि इसके बगैर डाटा वेयर हाउसिंग आप नहीं कर सकते। इट इज द मोस्ट क्विकेस्ट वे टू यानी कि अपना इम्प्लीमेंट द इंटीग्रेशन। तो बाकी यू वुड हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस आई नो। तो आपके जहन में जो क्वेश्चन आता है वो आप व्हाट्सएप चैनल पे करो। इस लेक्चर को और पिछले लेक्चर को यानी दोनों सेशंस को सही तरह फिर से सुने, एक एक दो दो दफा सुने। ये वाला मैं कोशिश करूंगा कि आपको ना ओवर द वीकेंड मिल जाए, किसी तरह कल तक ये आपको मिल जाए लेक्चर। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ अदिल भाई और ऐड करना चाहता हूँ। SSIS इज़ वन ऑफ द एडवांस डाटा ETL टूल। इसको आप ये ना समझें कि छोटी सी एक चीज़ है जो कि इट इज़ मतलब अगर आपके पास SSIS में लिखे डाटा पैकेजेस हैं तो एजूर क्लाउड के ऊपर जो माइक्रोसॉफ्ट का BI स्टैक है जिसमें ETL के लिए आप डाटा फैक्ट्री को यूज़ करते हैं, तो ये डाटा फैक्ट्री सेम SSIS सॉर्ट ऑफ थिंग है। उसमें आप इन पैकेजेस को लिफ्ट एंड शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके SSIS में ETL है, यही पैकेजेस आप लिफ्ट एंड शिफ्ट करें, वहाँ यूज़ करें। टोटल क्लाउड बेस आपकी इंटीग्रेशन हो, उसमें डाटा ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट आप डाटा सोर्स से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लेके फिर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए आप डाटा ब्रिक्स को यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। आपको जो टेक्नोलॉजी जो पढ़ाई जा रही है, जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, ये आपको इंडस्ट्री के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। आपको किसी इंस्टीट्यूशन में किसी बुक से आप पढ़ लेंगे, बट अगेन वो बुकिश थिंग्स होंगी। ठीक है, ये जो चीज़ें इनको आपने ग्रैस्प करनी है, ये आपको अगर आपने डाटा की फील्ड में रहना है और उसमें एक्सेल करना है, ये चीज़ें आपको बहुत काम देंगी। अब जब जाएंगे इंटरव्यू देने, आपको पता होगा मैं तो ऐसे पैकेजेस लिख लेता हूँ, मुझे पता है कनेक्शंस क्या होते हैं, ये चीज़ें क्या होती हैं। तो दीज आर द मोस्ट एडवांस्ड थिंग्स जो कि आपको एकेडमिक्स में नहीं पढ़ाई जाती हैं। जो एकेडमिक्स का गैप है यहाँ पे आपका फिल हो रहा है, तो इनको आपने एज ये ए बिल्कुल टेक ये अवे आपका डाटा लेके टूल है, जाना। टू डाटा मेन डाटा टूल है। जो कहते हैं ना कि आपके पास हर एक के पास कुछ टूल्स होते हैं। लाइक किसी भी अगर प्रोफेशनल बंदे को देखो, आपके घर तरखान भी आते हैं, उसके कुछ टूल्स हैं, ठीक है, वो थोड़ी से काम करता है, ठीक है, वो 100 से काम करता है। तो आपके लिए जो है ना ये दिस इज वन ऑफ द मेन टूल। जब आप किसी के पास जाओगे तो आप कहोगे भाई मुझे SSIS आती है, आई नो दिस थिंग, ठीक है। तो फिर जाहिर बात है अभी ये जितने भी मेरे पास लड़के हैं PNG के ऊपर हैं
यूनिलीवर के ऊपर हैं, ठीक है, वो सारे ये टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और ये सारी कॉर्पोरेट जितनी भी हैं वो यही इस्तेमाल कर रही हैं। मैंने खुद पूरी उम्र बहुत ज्यादा ये टूल इस्तेमाल किया है। तो आई वुड से कि आप इसको अपना मेन टूल बनाएं डाटा वेयर हाउसिंग को, और ये इंटीग्रेशन का कोई एक टूल पकड़ लो, ठीक है, और जो बेस्ट टूल है वो ये है, क्योंकि 80% एनवायरनमेंट में आपको जो डेटाबेस एनवायरनमेंट मिलेगी वो एसक्यूएल सर्वर बेस्ड मिलेगी। एसक्यूएल सर्वर ही अगर वहां पे है तो फिर सबसे बेस्ट जो टूल उसके ऊपर इंटीग्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है वो SSIS है, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर है तो SSIS द बेस्ट टूल। फिर वो दूसरे भी हैं जैसा SSAS है, ठीक है ना, एनालिसिस सर्विसेज हैं, तो वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो हम क्यू की तरफ चले जाएंगे, तो वो अभी छोड़ें, अभी आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए। तो मैंने इसके लिए डिटेल्ड 2 वीडियोस जो है ना, एक तो सीरीज भेज दी है और एक आपको क्विक वीडियो भेजी है 1.5 घंटे की, और फिर ये 2 घंटे की ये वाली वीडियो जो आपने रिविजिट करनी है। तो इसको अपना मेन टूल समझे, और अगर ये आता है तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जैसा मैंने आपका पिछली दफा कहा था ना कि अगर मुझे कोई डेटा वेयर हाउसिंग की कोई डेफिनेशन बता देता है, सही तरह एक्सप्लेन कर देते, तो मैं समझता हूँ कि उसको डेटा वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट है। और अगर मुझे ऊपर ये भी बता दे कि भाई मुझे इंटीग्रेशन का एक टूल में भी एक्सपर्टीज है, तो फिर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है आपको जॉब ना देने का, ठीक है। फिर एक छोटा सा सिंपल सा टेस्ट होगा और यू वुड बी इन, ठीक है ना, आप जॉब पे हो गए। तो बेस्ट ऑफ लक अगेन। जर्नी इज नॉट एज सिंपल एज आई एम एक्सप्लेनिंग, यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद ही डाटा बनाना पड़ेगा, उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके ऊपर एनालिटिक्स करनी होगी, ठीक है, छोटे छोटे डेमोज बनाएं, ठीक है, कहीं इंटरव्यू पे जाना भी है आपने, वो डेमोज पहले से ही प्रिपेयर करें, उनको जाके बताएं कि जी मैंने ये डेमोज बनाए हुए हैं, आपको ऑनलाइन भी दिखा सकता हूँ, मैं एक्सेस करके भी दे सकता हूँ, मेरे ये पेन ड्राइव में भी पड़े हुए हैं, आई कैन एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। जब आप ऐसे जाएंगे प्रिपेयर होके तो यू विल विन द जॉब इजीली, दैट इज व्हाई थिंक। और ऊपर से लोग कहेंगे भी आप बहुत प्रोएक्टिव हो, आपकी अप्रोच सही है, ठीक है, और अपनी चीजें बनाना शुरू करें। लाइक अगर आपने ऐसे शुरू करनी है तो आप कंसीव करें कि मैंने आइडिया लें कि मैंने ये 10 किस्म की ETLs लिखनी है, ठीक है, वो आपको कोर्सेज में पता चल जाएगा। उन 10 ETLs के ऊपर अपना छोटे छोटे ब्लॉग लिख दें या अपनी कुछ हेल्पिंग मटेरियल लिख दें, ताकि आप उसे रिविजिट कर सको बार बार, और उनके ऊपर वो पैकेजेस बना के कहीं रख दें, ताकि इंटरव्यू से पहले आपको सारा कुछ आता हो जो आपने बनाया, और उसको फिर अपने CV में भी डालें कि भाई मैंने ये कर दिया, उसको शेप ये दे दें कि भाई मैंने ये प्रोजेक्ट किए हैं, अपने CV में डालें। इसी तरह जब आप डैशबोर्ड बनाओगे पावर BI का डैशबोर्ड बना के एक अकाउंट के ऊपर ऊपर लगा दें, अपने CV में डालें कि भाई मैंने डैशबोर्ड डिलीवर किया हुआ, मैंने वेयर हाउस ऐसा बना के डिलीवर किया हुआ। अब अगर आपके CV पे नहीं है पॉइंट तो डालना शुरू करें, लेकिन उससे पहले वो करें, तो यूं आप जो है ना इजीली जॉब सिक्योर कर सकते। अगेन बेस्ट ऑफ लक। हमारे पास चैनल ओपन है कम्युनिकेशन का, Q&A का, तो वहां पे आप क्वेश्चन डालें तो आपको आंसर मिलते रहेंगे। थैंक यू सर। सर बस एक रिक्वेस्ट है कि ये वाला जो सेशन है ये जल्दी अपलोड करवा दें। हाँ जी, ये जल्दी हो जाएगा। अभी ये असल में ना टाइम लेता है 2 घंटे, तो 2 घंटे तो अपलोड होने में लग जाता है। अभी रेंडर होगा टीम्स पे, थोड़ा टाइम लेगा, तो एटलीस्ट 8 आवर्स का जो है ना आप कैप रखा करें कि आपको 8 आवर्स तक मिलेगा, 8-9 आवर्स तक, ठीक है। चलें ठीक है, थैंक यू सर। चल ओके, थैंक यू डियर, वी कैन ड्रॉप।